चलिए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज़ यानी जो अलग-अलग प्रकार के लॉज़ हैं, वो कौन-कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? नेम ऑफ कंसोलिडेटेड कोड्स ऑफ लॉज़ यानी अभी हाल में सरकार ने बहुत सारे लॉज़ थे इसलिए उनको कंसोलिडेट करके यानी उनको मिक्स करके सिर्फ 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि थोड़ा आसान हो जाए उसे समझना। तो वो कौन से कंसोलिडेटेड कोड्स हैं? जो 4 कंसोलिडेटेड कोड्स हैं उनके नेम क्या हैं? इसमें हम जानेंगे और इलैबोरेट फर्स्ट कोड ऑफ लॉ इन डिटेल और उसके साथ उन 4 कोड में एक कोड को हम पूरा इलैबोरेट करेंगे यानी उसको पूरा डिटेल में समझेंगे और एक-एक वीडियो में हम एक-एक कोड को समझते जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं वेज कोड के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज क्या है। लेबर लॉज इन इंडिया रिफर टू द लीगल फ्रेमवर्क दैट रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज यानी लेबर लॉज जो होते हैं वो एक लीगल फ्रेमवर्क को तैयार करते हैं, एक लीगल रूप को तैयार करते हैं ताकि जो रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, उसको रेगुलेट कर सके यानी उसको नियंत्रित कर सके। एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनकी कंपनी होती है, जिनका सेक्टर होता है और जो जिनको एम्प्लॉयज चाहिए यानी अपनी कंपनी या सेक्टर में काम कराने के लिए, और एम्प्लॉयज वो होते हैं जो सैलरी के रूप में यानी सैलरी ले करके उस एम्प्लॉयज़ के इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में, सेक्टर में काम करते हैं। तो इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप ठीक ठाक चले, आराम से चले, बिना किसी प्रॉब्लम के चले, इसको रेगुलेट करने के लिए लेबर लॉज का निर्माण होता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज कहते हैं कि इंडस्ट्री के साथ लेबर का रिलेशनशिप। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। दिस लॉस कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स। अब ये लॉस बने तो इसमें कई एस्पेक्ट्स कवर होंगे जैसे कि एम्प्लॉयमेंट मतलब अब अगर एम्प्लॉयर्स की फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसकी इंडस्ट्री, उसकी फैक्ट्री बढ़ रही है तो एक प्रकार से वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहा है क्योंकि वो कमा पा रहा है। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? जहाँ पे बेरोजगारी ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी नहीं है तो वो बेरोजगार नहीं है क्योंकि उसकी कंपनी अच्छी चल रही है और चूंकि उसने एक एम्प्लॉय को काम दिया है तो वो भी सैलरी कमा रहा है यानी वो भी बेरोजगार नहीं, यानी वो भी एम्प्लॉयमेंट है। तो एक दूसरे को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। सच एज वेजेस, वर्किंग आवर्स, इसके साथ और भी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं जैसे वेजेस यानी जो तनख्वाह दी जा रही है, वर्किंग आवर्स यानी कितने घंटे काम करना है, लीव पॉलिसीज यानी एक महीने में या एक साल में कितनी छुट्टियां देनी है, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स यानी जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पर हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है कि नहीं रखा गया, सोशल सिक्योरिटी यानी अभी तो वो काम कर रहा है लेकिन बुढ़ापे के लिए पेंशन स्कीम वगैरह रखी गई है कि नहीं, इंश्योरेंस रखे गए हैं या नहीं, या उसकी फैमिली के लिए भी कुछ इंश्योरेंस सिक्योर किए गए हैं कि नहीं, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप ठीक ठाक चले उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉस बनाए गए हैं। तो इंडिया हैज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ लेबर लॉस, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था लेबर लॉस का, यानी बहुत जटिल थे लेबर लॉस, इतने हार्ड लेबर लॉस थे जिन्हें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय ही नहीं समझ पा रहे थे तो कोई आम व्यक्ति क्या समझेगा। इसीलिए जो सरकार है उसने कंसोलिडेट करके यानी बहुत छोटे रूप में 4 कोड को तैयार किया है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है की लेबर लॉज इन इंडिया इंक्लूड। अब यहाँ पर हम कुछ लेबर लॉज के नाम आपको बता रहे हैं, मैंने आपको बताया ना कई सारे लेबर लॉज हैं तो उनमें से कुछ के नाम हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, द माइंस एक्ट, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इन एक्ट को भी हमें पढ़ना होगा लेकिन एक एक वीडियो में हम पढ़ेंगे इसे। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड द एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। ये सारे एक्ट, ये सारे लॉज हैं और इसके अलावा भी कुछ और लॉज हैं। तो इतने सारे लॉज होने की वजह से व्यक्ति की समझना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से सरकार ने इन सारे एक्ट, इन सारे लॉस को कंसोलिडेट करके, कंसोलिडेट का मतलब है मिक्स करके, सिर्फ 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अभी 2019 और 20 में किया गया तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उन 4 लेबर कोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये 4 लेबर कोड पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमें इन लॉस को भी पढ़ना है क्योंकि ये पुराने लॉस से भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। द प्राइमरली ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर लॉ इन इंडिया इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड इंश्योर दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय एम्प्लॉयर। यानी जो लेबर लॉज है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है यानी जो छोटा कामगार है उसको किसी प्रकार से एक्सप्लॉइट ना किया जाए। यानी ऐसा ना हो कि उससे बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं, बहुत घंटे काम करा रहे हैं कि उसकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि उससे काम तो बहुत करा रहे हैं लेकिन उसको वेज यानी कि उसको सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, या हम उसको पेंशन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, या एक्स्ट्रा और काम करा रहे हैं लेकिन उसका पेमेंट उसको नहीं कर रहे हैं। यानी कई प्रकार से उसका एक्सप्लॉइटेशन करती हैं कंपनियाँ। इसको रोकने के लिए ही, एम्प्लॉयर्स कि इस मनमानी को कम करने के लिए ही लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन को बनाया गया है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेबर लॉज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट, इंश्योरिंग सेफ वर्किंग कंडीशन एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस इन वर्क प्लेस। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे लेबर लॉज क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है। एक तो वर्कर्स के राइट, यानी वर्कर्स के राइट होने चाहिए, उनको वेजेस सही हो, उनका वर्किंग कंडीशन सही हो, उनके हेल्थ सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए, मतलब हर प्रकार से उनको सिक्योर किया जाए।
इंश्योरिंग सेफ वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे सब वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि केमिकल फैक्ट्रीज होती है, न्यूक्लियर फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे भी वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनकी उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि काम करने के दौरान उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए या वो बहुत ज़्यादा हानिकारक रूप से प्रभावित हो जाएँ और उनकी लाइफ बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको भी हमें इंश्योर कराता है लेबर लॉज। एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस यानी वर्क प्लेस पे उनका एक प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है किसी भी रूप से, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो। लेबर लॉज हेल्प टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर बाय इंश्योरिंग दैट वर्कर्स आर ट्रीटेड फेयरली एंड प्रोवाइडेड विद बेसिक प्रोटेक्शन। अब लेबर लॉज यहाँ पे ये भी हेल्प करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करने का काम। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब वित्तीय स्थायित्व। वित्तीय स्थायित्व का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी भी इस वजह से चल रही है। जब कोई वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम करेगा तो वो इंडस्ट्री चलेगी यानी इकोनॉमी बढ़ेगी, और जब वो वर्कर को सैलरी मिलेगी तो वो वर्कर भी बाहर जाके किसी दुकान से या किसी मॉल से या कहीं से भी सामान खरीदेगा तो वो मॉल वो दुकान भी चलेगी, तो इससे भी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो ओवरऑल दोनों के आराम से काम करने से, ठीक से काम करने से इकोनॉमी भी चलेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सरल माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ और मेरा यही फोकस है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अगर पहली बार आप लेबर लॉस इंडस्ट्री रिलेशन पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Prior to the introduction of labor laws, workers in India are often subjected to long hours, low wages and poor working condition, leading to exploitation and injustice. तो होता क्या था, जो बहुत पहले जब ये वर्कर्स ने काम करना स्टार्ट किया तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उन्हें बहुत लॉन्ग घंटे यानी कई घंटे काम कराया जाता था, बहुत कम वेजेस दिया जाता था, बहुत पुअर वर्किंग कंडीशंस होती थी, और इसी प्रकार उनका बहुत शोषण होता था और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था, इनजस्टिस होता था। इसी कारण लेबर लॉज का निर्माण हुआ। तो लेबर लॉज वर इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट वर्कर राइट्स एंड इंश्योर दैट एम्प्लॉयज ट्रीट देयर एम्प्लॉयज फेयरली। यानी इसी वजह से लेबर लॉज को बनाया गया ताकि वर्कर्स के राइट को इंश्योर किया जा सके और एम्प्लॉयज़ को ये बताया जा सके कि उन्हें एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करना है, वो भी एक इंसान है आपके जैसे ही, तो उन्हें भी अच्छे से आपको ट्रीट करना है। लेबर लॉज हेल्प टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। यानी लेबर लॉज एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर के बीच जो डिस्प्यूट है उसे हटाता है। डिस्प्यूट मतलब जो उनके बीच लड़ाई झगड़ा है उसको कम करता है। इसीलिए लॉज बनाए गए कि लॉज के माध्यम से एम्प्लॉयज सारा काम करवाएंगे एम्प्लॉयज से, और जो एम्प्लॉयज है वो भी ढंग से काम करेगा, तो एक प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या किया गया है 4 कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो लोकसभा ने 22 सितंबर 2020 को 3 न्यू लेबर कोड्स को पास किया है। वो 3 लेबर कोड्स कौन से हैं? द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। तो ये 3 कोड पास किए गए हैं 2020 में और एक कोड पास किया गया था 2019 में। तो टोटल 4 कोड बनाए गए हैं, यानी बहुत सारे लॉज को 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। दीज 3 लेबर कोड आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रिफॉर्म फॉर्मुलेशन इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इंडिया लेबर लेजिग्नेशन एंड इम्प्रूव द ईज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द नेशन। यानी बहुत सरल करने के लिए ही इन सारे लॉज को कंसोलिडेट किया गया ताकि सबको समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट देयर आर ओवर 100 स्टेट एंड 40 सेंट्रल लॉ। यानी कि आप देख लीजिए 100 तो स्टेट लॉज थे और 40 सेंट्रल लॉज थे, यानी राज्य सरकार के अंतर्गत 100 लॉज बनाए गए थे और केंद्र सरकार के अंतर्गत 40 लॉज। इतने सारे लॉज कौन जान सकता है, इसीलिए इन सारे लॉज को कंसोलिडेट करके 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वो 4 कोड कौन से हैं इन्हें हमें अच्छे से समझना है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टेबल है जिसमें ये सारे पहले जो लॉज थे वो सारे के सारे हैं, और ये वो कोड है 4। ये पहला कोड है, ये दूसरा कोड है, अभी तीसरा चौथा भी आएगा। तो अब इसको इसके अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम आज पहला कोड पढ़ने वाले हैं, कोड ऑन वेजेस। अब ये कोड ऑन वेजेस के अंदर कौन कौन से लॉज को डाला गया है? तो कोड ऑन वेजेस के अंतर्गत पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये 4 पहले अलग से एक्ट थे, अलग से लॉज थे। इन चारों को एक कोड में डाल दिया गया, कोड ऑन वेजेस उसको कहा गया। तो इसी प्रकार ये दूसरा है, इसके अंतर्गत इतने सारे आते हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी और भी हैं इसमें, ये देखिए जो अभी आपने देखा उसमें इतने सारे हैं। ये तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इसके अंतर्गत ये इतने आते हैं। और ये है चौथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसके अंतर्गत इतने आते हैं। तो ये इतने सारे लॉज थे जिन्हें हमें भी, खैर कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं 20-25 जिन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन है, स्टेट इंश्योरेंस है, इन्हें तो पढ़ना ही है। आगे 4 कोड को कवर करने के बाद हमें इन एक्ट और इन लॉज को भी कवर करना है, लेकिन पहले हम 4 कोड को कवर करेंगे क्योंकि ये 2019 और 20 में बनाए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले जो देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कोड ऑन वेजेस, फर्स्ट कोड। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं।
तो लेबर का जो रिफॉर्म किया गया है बिल को, उसके अंतर्गत 4 कोड मैंने बताया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर, वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। अच्छे से आप याद कर लीजिए, रख लीजिए। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि लेबर लॉस की डेफिनेशन क्या है। वैसे ये पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। लेबर लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन विच डील्स विद लीगल राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्किंग पीपल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। यानी लेबर लॉज एक प्रकार की बॉडी है लॉज एंड रेगुलेशन की, जो डील्स कराती है लीगल राइट्स और रेस्ट्रिक्शन करती है जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं पीपल्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बीच, उनके ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो काम करने वाले उनके बीच एक सामंजस्य बना रहे, इसको ध्यान में रखा जाता है लेबर लॉज के अंतर्गत। तो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। इट मीडिएट्स मल्टीफेसिटेड एक्सपेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेक होल्डर, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज। यानी इसके अंतर्गत स्टेक होल्डर आते हैं, ट्रेड यूनियन आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं और एम्प्लॉयज भी आते हैं। लेबर लॉज डिफाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर, यूनियन मेंबर एंड एम्प्लॉयर्स इन द वर्क प्लेस। तो इसके अंतर्गत वर्कर्स हैं, यूनियन मेंबर्स हैं एंड एम्प्लॉयर्स हैं। जनरली लेबर लॉ क्या क्या कवर करता है? एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर करता है, यानी कि सर्टिफिकेशन ऑफ यूनियन। जब इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा तो एक यूनियन बनेगी, उसको सर्टिफाई करेगा। लेबर मैनेजमेंट का रिलेशनशिप होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, employment standard including general holidays, annual leave, working hours, unfair dismiss, minimum wage, layoff procedure and severance pay। तो ये सब वही है जो अभी मैंने आपको बताया। अब इससे पहले कि आप पीडीएफ के बारे में पूछे तो मैं आपको पहले भी बता दूं, एक पीडीएफ का मैंने पूरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप उस पूरे पीडीएफ के बारे में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि यूपीएससी ईपीएफओ जो एपीएफसी के लिए, जो एपीएससी के लिए हमारा सिलेबस है वो इस साइड दिया है और जो ईओ के लिए सिलेबस इस साइड दिया है। तो जो एपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कल्चर, हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन इंश्योरेंस, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको 499 में मिल जाएगी। और ईओ के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉ और की जो पूरी पीडीएफ है, यानी इतने जो टॉपिक्स हैं उसकी पीडीएफ आपको 399 रुपये में मिल जाएगी। लेना चाहें तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपके साथ एक नंबर भी शेयर कर दूंगी हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये इससे रिलेटेड अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसका कंप्लीट एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो का, तो उस वीडियो को आप देख लें। चलिए, तो यहाँ से हमारा वेज कोड स्टार्ट होता है जिसे हमें अब देखना है। तो द कंप्लेंट्स विद द लेबर लॉ लेजिग्नेशन इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कंबर्सन प्रोसेस एंड इज ऑफन रिगार्डेड एज अ बॉटलनेक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी बिजनेस को करने के लिए जब लेबर लॉस पहले थे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, उन्हें समझना बहुत मुश्किल था। इसको सॉल्व करने के प्रोस्पेक्टिव से द यूनियन गवर्नमेंट ने एक सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर लॉ इसको बनाया, जिसने जून 2002 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और इस कमीशन ने कहा और रिकमेंड किया कि जो लेबर लॉज हैं इनको हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे और ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में करेंगे। जो मैंने अभी 4 आपको बताया ना कोड, वो 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करके डाल देंगे। एक्टिंग ऑन द रिकमेंडेशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू इनेक्ट 4 लेबर कोड सबस्यूमिंग 29 लेबर लॉ लेजिग्नेशन। द कोड ऑन वेजेस 2090 is the first of lot to get the legislative approval and subsequently the assent of the President of India on August 8, 2019। यानी 8 अगस्त 2019 को पहला जो कोड वेज कोड है वो इस कमीशन यानी सेकेंड नेशनल कमीशन के द्वारा अप्रूव कर दिया गया और प्रेसिडेंट के साइन भी हो गया, तो बिल्कुल ये अप्रूव हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वेज कोड के, ये वेज कोड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये है वेज कोड जो 2019 में आया। इसमें सबसे पहला है कि यूनिफॉर्म अप्लीकेबिलिटी, यानी कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है इज अप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज ड्रॉइंग वेजेस इक्वल टू और बिलो अ स्टैट्यूटरी लिमिट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट इज अप्लीकेबल ओनली टू शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। यानी जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो अप्लाई किया गया है एम्प्लॉयज़ पे कि उनको जो वेज मिले वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रूप से मिले, यानी एक समान रूप से मिले, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं मिलना चाहिए। और बिलो अ स्टैट्यूटरी लिमिट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट इज अप्लीकेबल ओनली टू शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है जो कि सरकार निर्धारित करेगी कि कितना मिनिमम वेजेस एक्ट होना चाहिए, ये अप्लीकेबल होगा शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर। द वेज कोड नाउ इन्वेजेस यूनिफॉर्म अप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड मिनिमम वेजेस टू ऑल एम्प्लॉयज इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेज सीलिंग एंड सेक्टर। यानी वही बात की गई है कि जो ये वेज कोड है ये निर्धारित कर रहा है कि यूनिफॉर्म अप्लीकेबिलिटी हो, यानी एक समान रूप से सबको जो वेज है वो टाइम पे मिले और जो मिनिमम वेज एक जो सरकार निर्धारित करेगी उसी हिसाब से मिले। मिनिमम वेजेस एक्ट टू ऑल एम्प्लॉयज़, चाहे वो कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी भी सीलिंग किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको एक प्रकार से एक रूप से जो वेज है वो मिलना चाहिए। बहुत सिंपल बात है। अब यहाँ पे वेज को भी बताया गया कि वेज क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ वेज नाउ हैज़ 3 पार्ट्स एंड इंक्लूजन पार्ट, स्पेसिफाइड इंक्लूजन एंड कंडीशन विच लिमिट द क्वांटम ऑफ एक्सक्लूजन। यानी इसके अंतर्गत वेज के अंतर्गत क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना है ये डिफाइन किया गया है।
तो जैसे कि वेज यानी जो सैलरी मिलती है उसमें आप देखते हैं ना बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सारे होते हैं। तो इसमें क्या क्या रखना है, तो जो डेफिनेशन बताई गई है उसमें वेजेस के अंतर्गत बेसिक पे आएगा, डियरनेस अलाउंस आएगा एंड रिटेनिंग अलाउंस, दैट्स इट, बस इतना ही आएगा वेज के अंतर्गत। इसके अलावा जो आता है वो वेज के बाहर है, यानी उसको एक्स्ट्रा रूप से दिया जाता है। उसमें क्या क्या है, जैसे कि स्टेचुरी बोनस हो गया, हाउस एकोमोडेशन, यूटिलिटी, लाइट, वाटर, मेडिकल, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पेंशन, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग concession sum paid to deter special work expenses, house rent allowance, remuneration payable under सेटलमेंट, ओवर टाइम अलाउंस, कमीशन, ग्रेट्यूटी, इंट्रेचमेंट, कंपनसेशन। तो ये सारे एक्स्ट्रा हैं, तो इनको आपको याद रखना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वेज के अंतर्गत क्या आता है, बेसिक पे आता है, डियरनेस अलाउंस आता है और रिटेनिंग अलाउंस आता है। तो इसके अलावा जो बच गया वो उसके बाहर आता है। The specified inclusion, however, may not exceed 50% of all remuneration and in the event or exception। इसका मतलब ये कहा गया है कि जो भी आपकी सैलरी है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो दिया जा रहा है, जो हाउस रेंट अलाउंस, रिम्यूनरेशन, ग्रेट्यूटी, प्रोविजन फंड जो दिया जा रहा है, ये आपकी सैलरी के 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो इसका 50% हो गया आपका 50,000, तो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बस ध्यान रखना है, सैलरी के 50% से ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देनी है। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फिक्सिंग द मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज को कितना फिक्स किया गया, द कोड प्रोहिबिट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम पेइंग वेजेस लेस देन द मिनिमम वेज, यानी जो मिनिमम वेज निर्धारित किया गया उससे कम मिनिमम वेज नहीं दिया जा सकता। मिनिमम वेज विल नोटिफाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मिनिमम वेज जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी, इसको नोटिफाई करेगी। दिस विल बी बेस्ड ऑन टाइम और नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड। ये कैसे निर्धारित होगा, ये टाइम और जो भी जितना भी वहाँ पे काम हो रहा है, जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। द मिनिमम वेजेस विल बी रिवाइज्ड एंड रिव्यूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 5 ईयर। और हर 5 साल के अंतराल पर, यानी हर 5 साल के बाद जो ये मिनिमम वेज है इसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिर से रिवाइज किया जाएगा, यानी इसको चेंज भी किया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है। वाइल फिक्सिंग मिनिमम वेज द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में टेक इनटू अकाउंट फैक्टर। और जब ये मिनिमम वेज को फिक्स करेगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो दो बातों का ध्यान रखेगी, स्किल ऑफ वर्कर्स और डिफिकल्टी ऑफ वर्क, यानी स्किल वर्कर की क्या है और वर्क की डिफिकल्टी क्या है, इन दो बातों को ध्यान में रखकर ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज को फिक्स करेगी। और मिनिमम वेज हर 5 साल के बाद रिवाइज किया जाएगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओवर टाइम देख लेते हैं, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स द नंबर ऑफ हार्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे। इसके अलावा जो भी ओवर टाइम है उसको भी निर्धारित करने का काम करेगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इन प्लेस एम्प्लॉयज वर्क इन एक्सेस ऑफ अ नॉर्मल वर्किंग डे, दे विल बी इंटाइटल्ड टू ओवर टाइम वेज विच मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वर्कर की जो वर्किंग टाइम है वो है 7 घंटे, लेकिन आपने उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कराया और उस 2 घंटे की जो सैलरी बनती है वो बनती है 2,000, तो आपको उसका डबल देना है, ट्वाइस, यानी कि 2,000 नहीं, अब उसको आपको 4,000 देना है उस एक्स्ट्रा 2 घंटे का। यानी जो भी एक्स्ट्रा काम कराएंगे उसमें जितने घंटे की जितनी सैलरी होती है, 1 घंटे की जितनी सैलरी होती है उस सैलरी का डबल देंगे। यानी अगर 1 घंटे की सैलरी 1,000 है तो हमें उससे 2,000 देनी पड़ेगी, बस इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस के अंतर्गत क्या आता है, यानी किस किस टाइप से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप कॉइन्स से दे सकते हैं, करेंसी नोट से दे सकते हैं, चेक से दे सकते हैं, क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट यानी बैंक अकाउंट में सीधे डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी डाल सकते हैं। और जो वेज पीरियड है वो कैसा कैसा है, डेली, यानी जो कई आपने लेबर देखे होंगे 1 दिन का काम करते हैं तो डेली भी पेमेंट दिया जा सकता है, वीकली यानी सप्ताह में दिया जा सकता है, फोर्टनाइटली यानी 14 दिन के बाद दिया जा सकता है, या मंथली तो दिया ही जाता है। डिडक्शन क्या क्या होगा, यानी कैसे कैसे काटा जाएगा वेज को, तो अंडर द कोड ऑन एम्प्लॉयज वेजेस में बी डिडक्शन ऑन सर्टन ग्राउंड, यानी अगर कोई फाइन लग गया तो काटा जाएगा। अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, यानी ड्यूटी से अगर अब्सेंट है तो काटा जा सकता है। एकोमोडेशन गिवन बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय के द्वारा कोई एकोमोडेशन है तो उसमें इसको डिडक्ट किया जा सकता है। रिकवरी ऑफ एडवांसेस गिवन टू द एम्प्लॉय, अगर कोई एडवांस में पैसा दिया गया है तो उसको रिकवर करने के लिए भी डिडक्ट किया जा सकता है, यानी काटा जा सकता है। अब ये ध्यान देना है, दिस रिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द एम्प्लॉयज टोटल वेज, यानी जो एम्प्लॉयज का टोटल वेज है उसके 50% से ज़्यादा आप काट नहीं सकते, चाहे वो फाइन हो या एडवांस सैलरी को आप काट रहे हैं या कोई भी चीज़ हो, 50% ही काटा जा सकता है, डिडक्ट किया जा सकता है। पेमेंट ऑफ वेजेस में हम देखेंगे क्या आता है, सेटलमेंट पीरियड फॉर मंथली वेजेस हैज नॉट स्पेसिफाइड एज ऑन द 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ ऑन अगेंस्ट 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी सीधी सी बात है कि जो भी सैलरी 1 महीने की आपको बन रही है वो आपको उस पूरे महीने के अंतर्गत और जो नेक्स्ट महीना आने वाला उसकी 7 तारीख से पहले पहले दे देनी है, उसके बाद नहीं। यानी 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी जिस मंथ में वो काम कर रहा है उस मंथ के 7 तारीख तक सैलरी दे दी जानी चाहिए। इन केस द एम्प्लॉयज इज रिमूव्ड, डिसमिस्ड, इंट्रेंच्ड, रिजाइन्ड और बिकम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू क्लोजर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट, द वेज आर रिक्वायर्ड टू बी पेड विद इन 2 वर्किंग डेज, यानी अगर कोई भी ऐसी
केस बनता है जिसमें कि एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है कोई भी कारण से, चाहे वो फैक्ट्री बंद हो गई हो या उस वर्कर को ही हटा दिया गया हो या वो वर्कर खुद हटना चाहता हो, तो उसकी जो भी सैलरी है वो आपको 2 वर्किंग डेज के अंदर दे देनी है। वर्किंग डेज यानी जो छुट्टी का दिन होता है, सैटरडे संडे कई जगह छुट्टी होती है, उनको वर्किंग डेज में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा जो दिन है उनको वर्किंग डेज में गिना जाता है। 2 दिन के अंतर्गत ये सैलरी दे देनी है। द अर्लियर एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर एनी स्पेसिफिक टाइमलाइंस फॉर रेजिग्नेशन केसेस। जो पहले के जो एक्ट्स थे उसमें ये नहीं दिया गया था कि ये जो सैलरी है अगर आपका वर्कर हट जाता है तो उसको कितने दिन में देनी है, मगर अब ये निर्धारित कर दिया गया है कि 2 दिन के अंतर्गत दे देनी है। द लिमिटेशन पीरियड फॉर फिलिंग द क्लेम्स फॉर मिनिमम वेजेस बोनस इक्वल रिम्यूनरेशन बाय वर्कर हैज बीन रेज्ड टू 3 years एज अगेंस्ट द वेरिंग पीरियड बिटवीन 6 months to 2 years। यानी पहले ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति को जो वर्कर काम कर रहा है और वो मिनिमम बोनस उसको मिल रहा है या इक्वल रिम्यूनरेशन वगैरह दिया जा रहा है वर्कर को, अगर वो नहीं दिया गया तो 3 साल तक वो ये कह सकता था कि आप हमें ये दे दीजिए, आपका जो भी बोनस आपने 3 साल हो गए अभी तक नहीं दिया। लेकिन अब उसको घटा दिया गया है कि 6 months से लेकर 2 साल के अंदर ही अंदर आपको वो दे देना है। तो ये हो गया पेमेंट ऑफ वेजेस। अब मिनिमम वेजेस देख लेते हैं कितना देना है। तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो मिनिमम वेज है वो सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं, ये आगे आने वाली वीडियोस में आप जानेंगे। और जो वेज कोड है ये इंपावर करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो फिक्स करे ऑल इंडस्ट्रीज के लिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट जिस चीज़ के लिए डिस्क्राइब है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 3 प्रकार की हमारे यहाँ पे लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो ये जो वेज कोड्स आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के, ये हमारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, यानी राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। आपने सुनी होंगी 3 सूचियाँ। इन्हीं में से जो ये वाला आता है ये आता है समवर्ती सूची में। उसका मतलब होता है कि इसमें जो सरकार है वो सेंट्रल भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, फिक्स कर सकती है वेज को ऑल इंडस्ट्रीज के लिए, और स्टेट भी बना सकती है। और वो किस चीज़ के लिए कौन सी बनाएगी, इसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी उसी चीज़ के लिए जो भी सरकार निर्धारित की गई है। और इसके साथ जो फ्लोर वेज है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। फ्लोर वेज क्या होता है ये आगे आने वाले वीडियो में अभी आप जानेंगे थोड़ी देर बाद। इसके अलावा जो वेज कोड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एम्पावर किया गया है और उसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ही फ्लोर वेज को फिक्स करेगी। और जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है वर्कर का, जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप मुंबई में रहते हैं तो वहाँ आपको जो हाउस लेंगे, रेंट पे लेंगे, उसका जो प्राइस होगा वो थोड़ा सा हाई हो सकता है। अगर आप दिल्ली में ले रहे हैं तो उससे मुंबई की अपेक्षा थोड़ा सा लो हो सकता है। या मान लीजिए आप कहीं और ले रहे हैं, कलकत्ता वगैरह में ले रहे हैं, तो वहाँ पे अलग हो सकता है। तो जो भी जियोग्राफिकल एरिया है उस हिसाब से मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा और फ्लोर वेज भी सेट किया जाएगा कि किस हिसाब से वहाँ पे ये सेटिंग करनी। फ्लोर वेज का मतलब ही आप समझ सकते हैं। फ्लोर मतलब जो ज़मीन आप लेते हो ना, फ्लोर तो रेंट पे लेते हो तो उसके ऊपर जो वेज दिया जाता है, जो सरकार की ओर से देते हैं ना, रेंट अलाउंस और हाउस अलाउंस, वो सब उसके अंतर्गत जो जियोग्राफिकल एरिया के तहत सरकार इसको डिसाइड करेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है, under the circumstance shall fix a minimum wage rate which is lower than the floor wage determined by the central government। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फिक्स करेगी मिनिमम वेज रेट को जो कि फ्लोर वेज से कम होगा। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है फ्लोर वेज, उससे जो मिनिमम वेज है वो कम होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फर्दर द मिनिमम वेज फिक्स्ड पीरियड टू द फिक्सेशन ऑफ फ्लोर वेज आर हायर देन द फ्लोर वेज। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि जो फ्लोर वेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया वो तो सेम ही रहेगा, वो तो जो भी उसने निर्धारित कर दिया वही रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो अपने हिसाब से मिनिमम वेज रेट को उससे कम रख सकती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिड्यूसिंग दोस रेट। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, यानी जो गवर्नमेंट उसके लिए निर्धारित की गई है उस मेन इंडस्ट्री या मेन उस स्पेसिफिक कोड या वेज के लिए, उसके मामले में वो कुछ नहीं कर सकती। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी वो होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो भी स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी उस आधार पर ही ये दिया जाएगा। वेज कोड प्रेस्क्राइब दैट द मिनिमम वेज आर टू बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 years। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिमम फ्लोर वेज है या फ्लोर वेज रेट है इसे हर 5 साल के अंतराल पर रिवाइज्ड किया जाएगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखना है कि इक्वल रिम्यूनरेशन। इक्वल रिम्यूनरेशन क्या होता है? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के तहत जो वेज कोड होता है वो प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर विद रेस्पेक्ट टू वेज बाय एम्प्लॉयर्स और फॉर पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट विद रेस्पेक्ट टू सेम और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। यानी इक्वल रिम्यूनरेशन का मतलब ये है कि अगर कोई पुरुष है या कोई महिला है, वो एक ही काम कर रही है, बिल्कुल एक जैसा ही उसका वर्क है, सेम। मान लीजिए इनका काम भी ऑफिस से रिलेटेड ही है, एमएस ऑफिस से रिलेटेड है, और इनका काम भी एमएस ऑफिस से रिलेटेड है, और दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको सैलरी हाई मिल जाए और इनको सैलरी लो मिल जाए। तो ये नहीं होना चाहिए, इक्वल रिम्यूनरेशन ही रखना होगा। वेज कोड इंश्योर्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन एजेंट ऑल जेंडर्स। मतलब वेज कोड ये इंश्योर करेगा कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी जेंडर के आधार पर। वाइल अंडर
इक्वल रेम्यूनरेशन एट द जेंडर्स वर स्पेसिफाइड एंड लिमिटेड टू मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स। तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो मेल है तो उसको अलग दे रहे हैं, फीमेल उसको अलग, इक्वल ही रेम्यूनरेशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं, बहुत सिंपल सा है। पेमेंट ऑफ बोनस में हम देखेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन फॉर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड द प्रीवियस रिलेटिंग टू द computation of bonus are also consistent with the terms of payment of bonus act. Earlier the applicability is limited to employees drawing wages not exceeding into 21,000 पर मंथ। यानी कहने का मतलब है कि जो बोनस दिया जाता था वो पहले दिया जाता था कि जब 21,000 रुपए कोई व्यक्ति पर मंथ कमा रहा है तभी उसको बोनस मिलता था। ये पहले के जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट जो अलग अलग एक्ट थे उसमें था। लेकिन जो ये चारों एक्ट को एक कोड में, वेजेस कोड में जो कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसमें कहा गया है कि कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। यानी कोई रूल नहीं है, कोई टर्म्स नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है बोनस देने के लिए कि आपका 21,000 होना चाहिए या 15,000 होना चाहिए। कोई फिक्स नहीं किया गया कि इतनी सैलरी होगी तभी बोनस मिलेगा। बोनस आपको मिल सकता है, इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी गई हैं। नाउ अंडर द वेज कोड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू फिक्स द वेज थ्रेशोल्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी। यानी इस कोड के अंतर्गत जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो वेज थ्रेशोल्ड यानी कितना वेज के अंतर्गत बोनस दिया जाना है, यानी जितनी सैलरी है उस हिसाब से कितना बोनस दिया जाना है, इसको सेट करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। द वेज कोड लिस्ट आउट द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रिसीविंग बोनस इन लाइन विद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लाइक फ्रॉड, रॉयटर्स और वायलेंट बिहेवियर। और अगर कोई ऐसा मतलब गलत काम कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई रॉयटर्स कर रहा है, कोई वायलेंट बिहेवियर कर रहा है, तो उसे किस प्रकार डिस्क्वालीफाई करना है, यानी उसको बोनस नहीं देना है, इससे रिलेटेड जो भी सिस्टम है वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि इसको फिक्स कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन इसमें कोई थ्रेशहोल्ड नहीं रखा गया कि इतना ही बंद आप कमाए तभी आपको बोनस मिलेगा, ये पहले था, अब नहीं है। देख लेते हैं कि ये वेज कोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डाली गई है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। यानी पहले तो था कि जो भी वेजेस में प्रॉब्लम होती थी उसमें इंस्पेक्टर जाता था और इंस्पेक्ट करता था, चीज़ों को देखता था। लेकिन अब उस इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर भी बना दिया गया। फैसिलिटेटर का मतलब ये है क्या वहाँ जाएंगे, इंस्पेक्ट तो करेंगे, चेक तो करेंगे कि एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयर ठीक से वेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लेकिन अगर वो नहीं ऐसा कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ आप इंस्पेक्ट करें और उसको पकड़ के ले आए, आप उसको फैसिलिटेट करेंगे। फैसिलिटेट का मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनके बीच एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी झगड़ा है, उसे सॉल्व करेंगे। तो द erstwhile enactment had the concept of inspector to carry out inspection and examination to ensure compliance of the enactment। यानी आप एग्जामाइन करेंगे, हर चीज को अच्छे से समझेंगे। Now under the wage code the inspector regime is replaced with inspector cum facilitator who shall be facilitate towards compliance and non-just inspecting authority। यानी केवल आप इंस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे, उसको ठीक करेंगे। द इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयर एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द नॉन कॉम्प्लायंस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम बिफोर initiating any prosecution proceeding, or the appropriate government may lay down an inspection scheme which may also provide the generation and web based inspection and calling for information related to the infection। तो आप उसको ठीक से करेंगे और जो भी अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तब उसको वेब इन्फेक्शन के थ्रू आगे ट्रांसफर करेंगे। अब देखते हैं इसमें टाइम बाउंड रेजोल्यूशन ऑफ क्लेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अब थोड़ा सी रैप करा गया है। द वेज कोड प्रिस्क्राइब अ लिमिटेशन पीरियड ऑफ 3 ईयर फॉर फिलिंग ऑफ क्लेम्स बाय एन एम्प्लॉय एंड एज अगेंस्ट द टाइम लाइन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्सिस्टिंग इनैक्टमेंट। यानी कोई इनैक्टमेंट हुआ है तो उसके लिए अगर आप कोई क्लेम करेगा, कौन क्लेम करेगा, एम्प्लॉय क्लेम करेगा, वो 3 साल के अंतर्गत उसको क्लेम कर सकता है। The dispute of fixation of bonus or eligibility for payment of bonus be deemed to be considered as an industry dispute। यानी अगर कोई बोनस से रिलेटेड दिक्कत आ रही है या पेमेंट ऑफ बोनस से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो इसको किसके अंतर्गत देखा जाएगा, इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि जो इंडस्ट्री के झगड़े हैं उसके अंतर्गत इसको देखा जाएगा। एन एम्प्लॉय और एन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ऑफ विच द एम्प्लॉयज इज अ मेंबर, और कोई भी ट्रेड यूनियन हो या कोई भी रजिस्टर्ड यूनियन हो उसके अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय है उसको एक मेंबर की तरह देखा जाएगा। और द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर क्लेम अंडर द वेज कोड बिफोर द नोटिफाइड अथॉरिटी। और जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है वो अगर बोनस से रिलेटेड पेमेंट ऑफ बोनस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड जो क्लेम्स एम्प्लॉय दायर करेगा उसकी एप्लीकेशन फाइल करेगा। देन अथॉरिटी शेल डिसाइड द क्लेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। और जब अथॉरिटी के पास एक केस जाएगा कि ये प्रॉब्लम है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच, तो वो डिसाइड करेगी कि इस 3 मंथ के पीरियड के अंतर्गत कि इसको कैसे ठीक किया जाए और 3 ही मंथ में उस चीज़ को निपटाएगी। अपील्स आर टू बी फिल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। और जो भी अपील आप कर सकते हैं वो 90 डेज के अंतर्गत कर सकते हैं, यानी वही 3 मंथ्स या 90 डेज एक ही बात है। विच द अपीलेट अथॉरिटी विल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ देन इन 3 मंथ्स। और जो अथॉरिटी है उसको इस मामले का निपटारा 3 महीने के अंतर्गत करना पड़ेगा। क्लेम्स आर टू बी रिकवर्ड as areas of land revenue and remitted the same of authority for payment of concerned employee। और जो भी प्रॉब्लम है यानी अगर कोई एरिया का जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है बोनस से रिलेटेड है, तो अथॉरिटी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और एम्प्लॉय को उसमें राहत दिलाएगी। तो ये एक सिंपल सा है कि एक टाइम बना दिया कि इतने टाइम के अंदर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ये भी आप देख लेते हैं। अनलाइक द प्रोविजंस ऑफ अर्लियर इनेक्टमेंट, द पेनल कॉन्सिक्वेंसेज अंडर द वेज कोड आर नॉट स्ट्रिंजेंट एंड ओनली इंटर इम्प्रिजमेंट फॉर द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंसेज। यानी जो पहले प्रोविजंस थे उसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था, केवल जो इम्प्रिजमेंट में आते थे, इम्प्रिजेंट यानी जो जेल जाने तक की नौबत अगर आ जाए तभी वहां पर ऑफेंसेस एंड पेनल्टी लगती थी। लेकिन अब जो वेज कोड आ गया है, द क्वांटम ऑफ फाइन्स ऑफ contravention under the wage code have been significant increased, इसको increased कर दिया गया। further the offenses punishable under the wage code not being the offense punishable with imprisonment only बी कंपाउंडेड बाय अ गजेटेड ऑफिसर, यानी कोई भी पनिशेबल ऑफेंस है, यानी जहां पे पनिश करना है वो पनिशेबल ऑफेंस है इंप्रिजमेंट के साथ। इंप्रिजमेंट यानी जेल जाने योग्य कोई बात अगर हो गई है तो उसको एक गजेटेड ऑफिसर के द्वारा सॉर्ट आउट किया जाएगा एज अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और उस गजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बार बार आ रहा है, तो ये आगे आने वाली वीडियो में इसको और हम डिटेल में समझेंगे कि ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्लियरली मतलब क्या है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग होते हैं, तो इस लेबर लॉ से रिलेटेड जो गवर्नमेंट काम करती है वो इसके रिलेटेड जो रूल बनाती है उसको ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं। मैंने थोड़ा सिंपली बताया, आगे इसको और डिटेल में समझेंगे और वीडियोस में। तो ये आपको मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो उसे ज्वाइन जरूर कर लें। कोड ऑन वेजेस बिल 2090, जिसमें कवरेज, फ्लोर वेज क्या होता है, मिनिमम फिक्सिंग मिनिमम वेज, पेमेंट ऑफ वेजेस, ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, जो मैंने अभी तक आपको बताया वही सब कुछ है, और बाकी मैंने पीडीएफ के बारे में आपको पूरी नॉलेज दे दी है कि पीडीएफ आपको कैसे कैसे मिलेगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा अभी गया है, उस वीडियो में हमने पढ़ा था वेज कोड के बारे में। पहले तो हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, लेबर लॉस क्या होते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के कोड हैं जिन्हें अभी 29 लॉस को सब्स्यूम करके बनाया गया है, और उसमें जो पहला कोड था वेज कोड, हमने उसे पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट कोड पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो सबसे पहले जानेंगे कि सोशल सिक्योरिटी कोड क्या होता है, फिर उसके बाद इसे पूरा डिटेल में समझेंगे, इलैबोरेट करेंगे, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पिछली बार आपको वेज कोड बताया था तो मैंने ऑलमोस्ट उसमें सब कुछ कवर कर लिया। वेज कोड में जितना भी वेज कोड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने कवर कर लिया है, लेकिन उसमें एक चीज़ रह गई थी और वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो वो इस लेक्चर में हम बस एक बार में कवर कर लेते हैं, तो हमारा वेज कोड पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या होती है कि ये कोड प्रोवाइड कराता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। कौन सा कोड? वेज कोड। और इसमें 2 प्रकार के लोग होंगे, एक होगा एम्प्लॉयर्स और एक होगा एम्प्लॉयज़, और दोनों इक्वल नंबर पे होंगे, यानी जितने एम्प्लॉयर्स होंगे उतने ही एम्प्लॉय होंगे। और एक होगा इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन यानी जो व्यक्ति अकेले तौर पे अपना काम स्टार्ट कर रहा है या ऑलरेडी खुद से उसने कोई काम स्टार्ट किया है, उसको भी इसमें रखा जाएगा। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर, यानी जितने टोटल मेंबर है उसका 1/3 से अधिक ये नहीं होना चाहिए। यानी एक एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय और एक जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये जो टोटल मेंबर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड निर्धारित कर रही है उसका 1/3 यानी 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस बोर्ड ने 5 रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इसको नॉमिनेट किया जाएगा। तो बस ये 2 बातें आपको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में ध्यान रखनी है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं और इसे कौन नॉमिनेट करेगा। बस ये 2 ही मेन बात थी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, और ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड वेज कोड के अंतर्गत बनाने का निर्धारण किया गया है। तो ये सिंपली था जो मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिया, और हमारा यहाँ पर वेज कोड कंप्लीट हो गया। तो चलिए जो नेक्स्ट कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड, उसे हम अब स्टार्ट करते हैं। तो ये है सोशल सिक्योरिटी कोड। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वेज कोड के अंदर कौन कौन से लॉस को सब्स्यूम किया गया है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर कौन कौन से लॉस को सब्स्यूम किया गया है। वैसे तो बहुत सारे लॉज हैं जिसको इसके अंदर डाला गया है, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट ही नाम ध्यान रखने हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये याद रखना है कि फंड्स वाला जो प्रोविजन फंड वाला जो कोड है वो सोशल सिक्योरिटी में डाला गया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक फंड वाला हो गया, एक स्टेट इंश्योरेंस वाला हो गया, यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। कंपनसेशन, अब सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी में हमें कंपनसेशन मिलता है, तो हम इससे ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि जो कंपनसेशन एक्ट 1923 है ये भी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर ही रखा गया है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये आप ध्यान रखें तो अच्छी बात है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मैंने ऊपर के 3 बताए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोशल सिक्योरिटी है यानी सामाजिक सुरक्षा, तो समाज की सुरक्षा में महिलाओं की सुरक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट देना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने इंपॉर्टेंट है मैं टिक कर रही हूँ। पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट 1972 को किस कोड के अंदर रखा गया है ये पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अभी ग्रेट्यूटी क्या होती है? ग्रेट्यूटी होती है जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक किसी भी कंपनी में काम करता है, मान लीजिए कोई इंप्लॉय है, वो एक कंपनी में बहुत दिनों तक, बहुत दिनों का मतलब मिनिमम 6 महीने तक काम करता है, तो अब उसने इतने दिन काम किया है, अच्छा काम किया है, भरोसेमंद काम किया है, तो उसे एक गिफ्ट तो मिलना चाहिए, उसे एक तोहफा तो मिलना ही चाहिए। तो जो तोहफा होता है, जो गिफ्ट होता है, जो एक कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है कि उसने बहुत लंबे समय तक उसकी कंपनी में काम किया और बहुत बेहतरीन काम किया है, उसे ही हम ग्रेट्यूटी कहते हैं।
समझ गए आपकी ग्रेट्युटी क्या होती है। तो ये भी किस में आएगा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। इसके अब ये जो मैंने आपको ऊपर के बताए हैं, जितने भी मैंने टिक किए हैं, ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये किस कोड के अंदर सब्स्यूम किए गए हैं। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, बाकी के सिर्फ आप एक बार पढ़ लेंगे या 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1996, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ये सिर्फ पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए कौन ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो इतने सारे आप याद नहीं कर सकते, मेन याद करने हैं, बाकी ध्यान में रखने हैं। इनर स्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट 1979, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट 1955, ये सब किस में आ रहे हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976, बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 एंड सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981। बस एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये जो लॉज हैं ये सोशल सिक्योरिटी के अंदर सब्स्यूम किए गए हैं। चलिए देखते हैं कि अब ये सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत आता क्या है। जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, एसएस कोड यानी सोशल सिक्योरिटी कोड, ये किसी भी इस्टेब्लिशमेंट यानी एवरी इस्टेब्लिशमेंट में इसको अप्लीकेबल करना है। ये आपको फोकस यहाँ पे करना है। एवरी जितने भी जगह पे काम होता है वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कोड अप्लाई होगा। और कितने लोग मिनिमम होने चाहिए, ये जो थ्रेशोल्ड है ये कौन बनाएगा, ये बनाएगी गवर्नमेंट, सरकार। एवरी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कोड अप्लाई होगा वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो निर्धारित कर रही है कि इतने टाइम के अंदर इस तरीके से आपको इस कोड को अप्लाई करना है अपने इस्टेब्लिशमेंट में, अपनी कंपनी में, अपने इंडस्ट्री में, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार बताएगी उस प्रकार आपको उसको अपने इंडस्ट्री में उसको अप्लाई करना है। बस ये छोटा सा बस ध्यान रखना है कि इसको कौन अप्लाई करने के लिए फोकस करा रहा है, वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या क्या होता है, तो मेंटेनेंस रखा जाएगा, रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्ड किए जाएंगे किसको, एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉयर के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या क्या मेंटेन करके रखना है। पहला तो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क परफॉर्म बाय एम्प्लॉय, यानी जितने भी घंटे कोई एम्प्लॉय आप यहाँ काम करता है ये आपको मेंटेन करके रखना है। वेजेस पेड, आपने कितना वेज पेड कर दिया है, कितनी तनख्वाह पेड कर दी, कितनी तनख्वाह पेड करना बाकी है, ये आपको मेंटेन करके रखना है। लीव और लीव वेजेस, कितनी छुट्टियां आपने दी है और उस छुट्टियों का कितना वेज आप दे रहे हैं या आप अभी आपको देना बाकी है, ये आपको मेंटेन करके रखना है। वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क एंड अटेंडेंस, इसके अलावा जो भी वेज आप ओवर टाइम का दे रहे हैं और जो भी अटेंडेंस आपके यहाँ हो रही है, ये सारा कुछ आपको रिकॉर्ड करके रखना है, रजिस्टर्ड करके रखना है, ये एसएस कोड कह रहा है। इसके अलावा इशू वेज स्लिप्स टू द एम्प्लॉयज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदरवाइज, और जो भी वेज स्लिप है यानी जो आपने तनख्वाह दी है उसकी जो स्लिप्स हैं यानी उसका जो एक फॉर्म आपको कागज के रूप में मिलेगा उसे भी आपको एम्प्लॉयज को देना है। चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में दे सकते हैं या फिर किसी भी और अदर तरीके से आप उसे दे सकते हैं। फाइल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली और अदरवाइज बिफोर द ऑथराइज्ड ऑफिसर, और आपको जो फाइल ये पूरी तैयार करनी है ये आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं या अदरवाइज यानी कि पेपर वर्क के रूप में भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी गजेटेड ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर जब भी चेक करने आपके यहाँ आए तो आप आसानी से उसे दिखा सके कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट में एसएस कोड अप्लाई हो रहा है और हम उसे अच्छे से उसको पालन भी कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर एम्प्लॉयज कंपनसेशन टू बी स्ट्रक्चर सच दैट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टोटल कंपनसेशन वॉज पेबल एज अलाउंसेज। अब एक बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी कंपनसेशन दिया जाता है वो टोटल कंपनसेशन आपके अलाउंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि वेज के अंतर्गत क्या आता है, तो वेज के अंतर्गत केवल बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस ही आता था। इसके अलावा जितने भी ट्रैवलिंग और रहने का और सब जो अलाउंसेस थे वो सब एक्स्ट्रास थे, तो उसके अंतर्गत आपका कंपनसेशन लेना चाहिए। आपका टोटल कंपनसेशन जो होगा वो आपका जो वेज है, जितनी मेन तनख्वाह यानी जो आपका मेन बेसिक पे है उसके अंतर्गत ही आना चाहिए। which were not included within the meaning of wages that form the basic of contributor for various social benefits such as EPF, ESIC। EPF यानी जो एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड है या ESIC यानी एम्प्लॉयज़ का जो इंश्योरेंस होता है। तो ये जो EPF हो या फिर इंश्योरेंस हो, ये दोनों की जो चीज़ें हैं ये आपके वेज से निर्धारित होंगी, यानी वेज जितना है उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए वेज आपका मेन वेज जो बेसिक पे है वो अगर आपका 10,000 है तो उसका 10% यानी 100 रुपये ही आपको कंट्रीब्यूट करना है। अब ये नहीं कि आप उससे कम कर सकते हैं या फिर उससे उसको ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड द डेफिनेशन ऑफ वेजेस इज ब्रॉडली सिमिलर टू द EPF एक्ट, यानी जो वेज की डेफिनेशन है वो एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड एक्ट की तरह सेम है बिल्कुल। इसमें क्या किया गया है कि जो वेज है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो एम्प्लॉय रिसीव करेगा मोर देन 50% ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन इन फॉर्म ऑफ अलाउंसेस एंड अदर अमाउंट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड विद इन डेफिनेशन ऑफ वेजेस। जो मैंने अभी आपको बताया कि 50% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन आप नहीं कर सकते, 50% से ऊपर आप कंपनसेशन नहीं कर सकते हैं वेज के। वेज अगर आपका 10,000 है तो उसका 50% कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन ही दिया जा सकता है। बहुत सिंपल बात, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जाना है। और जो आपका EPF या मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड या इंश्योरेंस है वो भी आपका 50% से ऊपर नहीं कटेगा। ये सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत आता है। अब सोशल सिक्योरिटी कोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि कितने प्रकार के वर्कर्स होते हैं। तो वर्कर्स होते हैं, एक होता है होम बेस्ड वर्कर। होम बेस्ड वर्कर जो अपने घर में रहकर ही कोई काम कर रहा है, जैसे कई आपने देखे होंगे जैसे मेस चलता है जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स
रिलेट कर पाएंगे कि मेस चलता है तो क्या वो घर में ही खाना बनाते हैं और आपको डिलीवर करते हैं, या मान लीजिए आप उसी घर में रह रहे हैं तो वहीं बनाते हैं और वहीं आपको डिलीवर करते हैं, तो ये होम बेस्ड वर्कर हो गए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर वो होते हैं जो खुद से कोई काम कर रहे हैं और आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि ठेले वाले हो गए, रेहड़ी वाले हो गए, गोलगप्पे वाले हो गए, कोई भी हो सकते हैं। और वेज वर्कर, अब वेज वर्कर वो होते हैं जो तनख्वाह लेकर के काम करते हैं। तनख्वाह मतलब जैसे कोई लेबर हो गया, कोई लेबर हो गया या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो गया कि उसने 1 या 2 दिन का ही तय किया कि भाई हम 1 दिन आपके यहाँ काम करेंगे, इसका इतना पैसा लेंगे, या 2 दिन काम करेंगे उसका इतना पैसा लेंगे, तो आप तैयार है तो ठीक है। तो ये हो गया वेज वर्कर। अभी ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है गिग वर्कर। गिग वर्कर वो होते हैं जो गिग के रूप में काम करते हैं। गिग क्या होता है, जैसे कि जो जोमेटो है, जो स्विगी है, इसके अंदर में जो लोग काम करते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने ज्वाइन किया है, जितने दिन उनका मन होगा वो डिलीवर करेंगे, जब नहीं मन होगा तो वो उसे छोड़ भी सकते हैं या उन्हें उसको उससे बेहतर मिल जाएगी तो वहाँ पे आप वो चले जाएंगे। तो ये जो वर्क है जो अपनी तरफ से आप ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी तरफ से भी छोड़ भी देंगे आराम से, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। एज अ फ्रीलांसर यानी फ्री रूप से आप काम कर रहे हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं गिग वर्कर में। और एक होता है प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर वो हो गए जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर अपनी तरफ से कोई इंडिविजुअल है अपनी तरफ से काम कर रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हो, जैसे कि बहुत से आपने देखे होंगे यूट्यूब में पढ़ाने वाले, जैसे हमारा भी चैनल है तो हम भी एक प्लेटफॉर्म वर्कर है, प्लेटफॉर्म पे आकर के काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे आकर के पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया प्लेटफॉर्म वर्कर। तो ये वर्कर्स आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सिक्योरिटी कोड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC को। जो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ये सोशल सिक्योरिटी कोड में डाला गया है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि कौन कौन से लॉ सब्स्क्यूम किए गए हैं। तो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज या कंपनी है उसमें अगर 10 या 10 से ज़्यादा पर्सन्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पर ये ESIC को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, ये बताया गया है सोशल सिक्योरिटी कोड में। अदर देन सीजनल फैक्ट्री। सीजनल फैक्ट्री का मतलब होता है जैसे कोई फैक्ट्री ऐसी है जो सिर्फ सीजन पे काम करती है, जैसे मान लीजिए आइसक्रीम की फैक्ट्री है जो सिर्फ गर्मियों में ही काम करती है, जैसे पटाखे की फैक्ट्री है जो केवल दिवाली के टाइम ही काम करती है। तो इन फैक्ट्रियों को छोड़ करके बाकी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें अगर 10 से अधिक लोग काम करते हैं तो उन्हें एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अपने आप को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। इसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर हजार्डस और लाइफ थ्रेटनिंग काम होता है, यानी बहुत ज़्यादा ऐसा काम होता है जो बहुत हार्मफुल हो सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए, उसमें अगर कोई एक व्यक्ति, कोई सिंगल एम्प्लॉय भी अगर काम करता है तो उसको भी ESIC में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मतलब कोई भी ऐसी केमिकल फैक्ट्री है या कोई भी ऐसी हजार्डस कंपनी है जहाँ पे काम करने में आपको बहुत डेंजर हो सकता है, वहाँ पे अगर एक व्यक्ति भी केवल काम करता है तो उसे ESIC में अपने आप को नॉमिनेट कराना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। तो ये 2 बातें हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय ऑफ प्लांटेशन हु हैज़ ऑप्टेड फॉर एप्लीकेशन ऑफ ESIC, तो ये तो आप समझ ही गए कि जो भी एम्प्लॉयर है जिसका वो प्लांट है उसको ESIC में अपना एप्लीकेशन रजिस्टर कराना है। तो ये हो गया ESIC यानी कि स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके अलावा जो स्टेट इंश्योरेंस फंड भी एक बनाना होगा, क्योंकि जो भी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन काम करेगा वो जो एक फंड बनाएगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ मिल करके, उसी के थ्रू जो भी प्रॉब्लम आएगी उससे ही वो पैसा जाएगा। तो इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, यूज़र चार्जेस या अदर मनी जो होंगे ये फंड के द्वारा ही दिए जाएंगे, कोई भी मनी जो भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो ग्रांट्स हैं, डोनेशंस हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, गिफ्ट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा लोकल अथॉरिटी या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी देती है, वो सारा कुछ इसी फंड में जाएगा। किस फंड में? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस फंड में। अब इस फंड का पर्पस क्या होगा? ये फंड तो बना दिया, इसका पर्पस क्या होगा? तो इसके 3 पर्पस बताए गए हैं। पहला है पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स एंड प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहा है उसका जब स्टेट इंश्योरेंस में आप नॉमिनेशन कराएंगे और तो उस फंड से अगर उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो पैसा जो है वो इसी फंड से उसके पास जाएगा। इसके अलावा पेमेंट ऑफ फीस या अलाउंस टू मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कमिटीज़, यानी जो भी पेमेंट है, फीस देनी है, कोई भी पेमेंट करना है, कोई भी अलाउंस देना है, चाहे ट्रैवल का देना हो या कोई भत्ता देना हो, कोई भी पेमेंट किसी भी प्रकार का पेमेंट करना हो वो भी इसी फंड से जाएगा अगर आप इसमें करा रहे हैं। अगर क्या आपके 10 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको कराना ही कराना है स्टेट इंश्योरेंस में। और तीसरा है कि पेमेंट ऑफ सैलरीज, लीव ज्वाइनिंग, टाइम अलाउंसेस, ट्रैवलिंग एंड कंपनसेशन अलाउंसेस, ग्रेट्युटी। तो ये भी जो जितनी भी चीज़ें हैं, ग्रेट्युटी है, सैलरीज है, जो आप छुट्टी लेते हैं वो कभी कभी पेड लीव्स भी होती हैं, यानी पैसे देकर भी उसमें छुट्टियां होती हैं, या फिर जो ज्वाइनिंग के टाइम कुछ आपको थोड़ा बहुत पेमेंट मिलता है, तो ये सब कुछ जाएगा इसी फंड से। इसके अलावा इंश्योर्ड पर्सन होगा एवरी एम्प्लॉय इन एन एस्टैब्लिशमेंट शैल बी इंश्योर्ड वेदर इलेक्ट्रॉनिकली और अदरवाइज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी ये तो सीधी सी बात है कि जितने भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करते हैं ये आपको इंश्योर करना है कि वो सारे के सारे इस स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में नॉमिनेटेड होने चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी है कि अगर आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में 10 से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ये काम करना ही करना है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या होगा? द कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय शैल
कॉम्प्राइज कंट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि कंट्रीब्यूशन जो होगा वो दोनों का बराबर बराबर होगा, यानी जितना कंट्रीब्यूट इस फंड में, इस स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फंड में एम्प्लॉय करेगा उतना ही एम्प्लॉय करेगा, तो दोनों को सेम सेम करना है। और द कंट्रीब्यूशन शेल बी पेड टू द कॉर्पोरेशन बाय द एम्प्लॉयर, लेकिन जो पेड किया जाएगा इस कॉर्पोरेशन में पैसा वो देगा कौन, वो एम्प्लॉयर देगा, मतलब वो अपना पैसा तो देगा ही देगा, और जो एम्प्लॉय जो उसके घर में उसके फैक्ट्रीज में काम करता है उसका भी जो पैसा है वो उसकी वेजेस से काट करके अलग करके इस फंड में दे देगा। यानी ये देने का काम, उसमें जमा करने का काम किसका होगा, वो एम्प्लॉयर का होगा, ना कि एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर शेल रिकवर द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय बाय रिडक्शन फ्रॉम वेजेस। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉय ही जो होगा वो एम्प्लॉय के भी पैसे देगा वेतन से डिडक्ट करके। इसके साथ फेलियर टू पे कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, कॉर्पोरेशन में पे द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय एंड रिकवर द कैपिटलिस्ट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट पेड टू द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर किसी भी कारण से एम्प्लॉयर ये कंट्रीब्यूशन देने में असमर्थ है, यानी कि वो नहीं दे पा रहा है, ऐसी स्थिति में जो कॉर्पोरेशन है, ये जो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ये सब कुछ देखेगा, यानी ये एम्प्लॉय को बेनिफिट भी देगा और ये एम्प्लॉयर से जो भी कंट्रीब्यूशन है उसे निकलवाएगा। ये काम किसका होगा, ये इस कॉर्पोरेशन का होगा। इस कॉर्पोरेशन में जो भी ऑफिसर नॉमिनेट किया जाएगा इस काम को करने के लिए वो इस काम को करेगा। तो बहुत सिंपल था, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये आपका हो गया। अब सेकंड जो सोशल सिक्योरिटी कोड में आता है वो है एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड। तो अभी मैंने इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखा था, अब हम प्रोविजन फंड देखेंगे। इसमें क्या है कि जो प्रोविजंस रिलेटेड टू ईपीएफ है, यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड है, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट में होगा जहाँ पे 20 या उससे भी ज्यादा काम लोग करते हैं। इंश्योरेंस में हमने देखा था 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं तब वहाँ पे वो लागू होगा, और प्रोविजन फंड में हम देखेंगे कि अगर 20 और 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तब वहाँ पे ये चीज लागू होगी। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत अगर ईपीएफ दिया जाता है, यानी कि प्रोविजन फंड दिया जाता है, तो किस इस्टेब्लिशमेंट को देना है, जहाँ 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, 50 या 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस में 10 था, लेकिन प्रोविजन फंड में ये 20 कर दिया है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविजन फंड में क्या होगा कि जो लायबल टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द वेजेस पेबल टू ईच एम्प्लॉय टू द प्रोविजन फंड, यानी कि जो जितने भी आपके एम्प्लॉयज है वो इस प्रोविजन फंड में अपनी जो इनकम है उसका 10% कंट्रीब्यूट करेंगे। और एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय का था और एम्प्लॉय का होगा लेबल टू कंट्रीब्यूट इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉय 10% ऑफ द वेजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय टू द प्रोविजन फंड। और एम्प्लॉय में भी सेम ही होगा। तो इंश्योरेंस की तरह इसमें भी सेम है कि 10% अगर एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना है, इसमें डालना है इस फंड में, तो 10% आपके एम्प्लॉय को भी डालना है। Third is the employee may contribute more than 10% of the wages to the provision fund subject to the condition that the employer is not obligated to pay any amount over the above 10% of the wages payable by employer। कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर एम्प्लॉयर है, यानी जो काम देने वाला है, वो तो 10% इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, डालेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय है, क्योंकि उसको तो बाद में जुड़ करके पूरा प्रोविजन फंड पैसा मिलना है, तो वो अगर चाहे तो वो अपनी सैलरी से 10% से ज़्यादा भी इसमें डाल सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, ताकि लास्ट में उसको ज़्यादा पैसा मिल जाए। बस ये बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है। इसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्लाई द रेट ऑफ 12% ऑफ द वेजेस पेबल टू ईच एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द प्रोविजन फंड फॉर एनी एस्टैब्लिशमेंट और क्लास और एस्टैब्लिशमेंट। इसके अलावा भविष्य में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो ये जो कंट्रीब्यूशन है 10% का, इसको 12% भी कर सकती है। अब देख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। द अक्यूमुलेटेड अमाउंट इज प्रोविजन फंड अकाउंट और पेंशन फंड अकाउंट ऑफ अ एम्प्लॉय relinquishes his employment shall be transferred or deleted within manner specified in the provision fund स्कीम और द पेंशन स्कीम और द केस में भी। तो ये तो सीधी सी बात है कि जो भी पैसा जो होगा वो इसी फंड में आएगा, ट्रांसफर किया जाएगा इसी फंड में, और उसके बाद जो लास्ट में जो फंड आपका पूरा का पूरा मैच्योर्ड हो जाएगा, यानी कि आप जब आप उस संस्था से निकलेंगे तब आपको फंड जो दिया जाएगा वो इसी फंड से आपको मिलेगा। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं उनके लिए भी इस स्कीम को रखा गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, यानी जो खुद से काम कर रहे हैं, वो भी अब इस ईपीएफ का लाभ ले सकते हैं। बहुत सिंपल था, बहुत इजी। अब हम जानते हैं ग्रेट्युटी के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रेट्युटी क्या होती है। एक प्रकार का गिफ्ट होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में एक मिनिमम पीरियड, यानी कम से कम 6 महीने तक काम करता है, तो उसे जो एम्प्लॉयर है, यानी जो उसका मालिक है, वो उसे कुछ पेमेंट करता है या कोई गिफ्ट करता है, उसको ही ग्रेट्युटी बोलते हैं। तो ग्रेट्युटी को एवरी शॉप और कोई भी इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड कराएगा एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को। एलिजिबल एम्प्लॉयज़ मैंने बताया जो कम से कम 6 महीने किसी भी जगह पर काम कर रहे हो। और ये कहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हो। और ये जो ग्रेट्युटी आपको देनी है ये आपको 12 मंथ्स के अंदर देनी है, यानी अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने आपके यहाँ काम किया है तो आने वाला जो 1 साल है इसके अंदर में आपको उसको ग्रेट्युटी देनी है। ग्रेट्युटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज़ रिडेंड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। तो ग्रेट्युटी आपको तब भी एम्प्लॉयज़ को देनी है अगर किसी कारण से वो एम्प्लॉय आपके एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट हो गया, यानी हटा दिया गया है, लेकिन उसने पहले आपके यहाँ 5 साल तक काम किया है, अब वो हटा है, तब भी उस केस में भी आपको ग्रेट्युटी प्रोवाइड करानी है। तो ये बहुत सिंपल हो गया, आसानी से समझ में आ भी गया। चलिए देखते हैं कि ग्रेट्युटी के बारे में और क्या क्या प्रोविजंस हैं सोशल सिक्योरिटी कोड में। प्रोविजंस रिलेटेड टू ग्रेट्युटी में एवरी फैक्ट्री, कहाँ कहाँ पे ग्रेट्युटी लागू होगी, एवरी फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी। पोर्ट जानते हैं ना, जो समुद्र के किनारे जो पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे जहाज आते हैं, उन जगहों पर भी ग्रेट्युटी लागू होगी। मैंने आपको बता दिया कि 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर काम करते हैं तो ग्रेट्युटी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये वहाँ पे स्टैब्लिश होगा और आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर ग्रेट्युटी प्रोवाइड करा देनी है।
अब एलिजिबल पीरियड देख लेते हैं ग्रेट्युटी पेमेंट के लिए। तो ग्रेट्युटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स। की पिछली स्लाइड में भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक आपके यहाँ काम कर रहा है और अब वो हट रहा है तो आपको ग्रेट्युटी उसे दे देनी है। फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रेट्युटी इज पेबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंटिन्यूअस सर्विस फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई जर्नलिस्ट काम कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट है, वो यदि कहीं पे भी काम करता है तो वो अगर उस सर्विस से हट रहा है तो अगर वो 3 साल तक उसने काम किया और अब वो हट रहा है तो उसको ग्रेट्युटी देनी है। हर केस में था कि अगर 5 साल काम किया तब वो हट रहा है तब आपको ग्रेट्युटी देनी है, लेकिन जर्नलिस्ट के केस में अगर किसी ने 3 साल ही काम कर लिया अब वो वहाँ से हट रहा है तो उसको ग्रेट्युटी आपको प्रोवाइड करानी है। Completion of continuous service of 5 years shall not be essential where the termination of employment of any employee is due to। अब ये 5 साल का जो क्राइटेरिया है कि 5 साल काम किया तो आपको ग्रेट्युटी देनी है, ये हर केस में लागू नहीं होता। किस किस केस में लागू नहीं होता? इन केस अगर किसी व्यक्ति की बहुत जल्दी बीच में डेथ हो गई या डिसेबिलिटमेंट हो गया, डिसेबिलिटमेंट मतलब उसको कोई चोट लग गई या वो किसी प्रकार से इंजरस हो गया, या फिर एक्सपिरेशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, या फिर आपने जो टर्म फिक्स भी किया था कि इतने समय तक के लिए वो काम करेगा उसके बीच से वो जा रहा है या वो एक्सपायर हो गया टाइम, मतलब वो जो फिक्स आपने टर्म किया था वो टर्म खत्म हो गया, या फिर हैपनिंग ऑफ एनी सच इवेंट एज नोटिस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई भी ऐसा केस बनता है जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट आगे चलकर बताएगी, अभी ऐसा कोई बात नहीं है, अभी तो मेन है डेथ, डिसेबिलिटमेंट और एक्सपिरेशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। इन केसों में 5 साल का वेट नहीं करना है, अगर थोड़े समय भी आपने काम किया है तब भी आपको ग्रेट्युटी प्रोवाइड करानी है। ग्रेट्युटी एट द रेट ऑफ 50 days wages or such number of days as may be notified by the central government based on the rate of wages last drawn by the employee shall be payable for every completing year of service or part thereof in excess of 6 months। यानी जो ग्रेट्युटी है वो आपको 15 दिन के बाद 15 दिन की ही ग्रेट्युटी मिलती है, यानी 15 दिन आपने जो भी काम किया है उसकी जो सैलरी है उसको डबल करके ग्रेट्युटी प्रोवाइड कराई जाती है। ये एक केस होता है। तो ये इसमें इन्होंने कहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि जितना वेजेस है उस हिसाब से आपको ग्रेट्युटी प्रोवाइड करानी है। और एवरी कंप्लीटिंग ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी जितना भी हर साल आपका सर्विस का ईयर कंप्लीट होगा या उसका कोई पार्ट कंप्लीट होगा उसमें जो 6 महीने अगर आपने बिता लिए हैं तो उस 6 महीने में आपको देखा जाएगा कि हर 6 महीने में 15-15 दिन की जो भी ग्रेट्युटी बनती है वो 6 महीने बाद जो कंप्लीट हो जाएगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी एज अ ग्रेट्युटी। तो ये बहुत सिंपल है, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब इसमें एक छोटा सा प्रोविजन समझ लेते हैं। अंडर द एग्जिस्टिंग पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1978, क्योंकि ग्रेट्युटी एक्ट को भी सोशल सिक्योरिटी कोड में डाला गया है, ओनली दोज एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू ग्रेट्युटी हु प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस सर्विस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। यानी अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक निरंतर किसी जगह पर काम करता है तब वो ग्रेट्युटी का हकदार हो जाता है। हाउएवर सोशल सिक्योरिटी कोड एक्सिस्ट ग्रेट्युटी एंटाइटमेंट टू द फिक्स टर्म एम्प्लॉयज एज वेल। ये तो पहले था पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में, लेकिन सोशल सिक्योरिटी कोड में इसको थोड़ा सा बढ़ाकर कर दिया गया कि कोई व्यक्ति फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय है, फिक्स टर्म मतलब फिक्स कर दिया है पहले से कि इतने समय तक के लिए काम करेगा, तो वो भी ग्रेट्युटी का हकदार हो सकता है। सच एम्प्लॉयज वुड बी पेड ग्रेट्युटी बेस्ड ऑन द टर्म ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन अ प्रोयोरेटा बेसिस इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज लेस देन 5 ईयर्स। तो सीधी सी बात है कि फिक्स टर्म कर दिया है, अगर वो फिक्स टर्म आपका 5 साल से कम भी है तब भी आप ग्रेट्युटी के हकदार हैं। जितना भी आपने फिक्स किया है कॉन्ट्रैक्ट में या प्रोयोडेटा में जो पहले फिक्स कर रखा है उस हिसाब से ग्रेट्युटी आपको प्रोवाइड करा देनी है। तो ये हो गया आपका ग्रेट्युटी का कॉन्सेप्ट। तो हमने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट समझ लिए, एक इंश्योरेंस का, एक प्रोविजन फंड का और एक ग्रेट्युटी का। अब ये हमारा है मैटरनिटी बेनिफिट। ये भी बहुत मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था सोशल सिक्योरिटी में। इसमें क्या है कि टू एवरी इस्टेब्लिशमेंट बीइंग अ फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन इंक्लूडिंग एनी सच इस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। यानी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे फैक्ट्री हो, माइन हो, प्लांटेशन हो, बस वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, कोई भी शॉप हो, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ 10 या 10 से ज़्यादा यदि इंप्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये मैटरनिटी बेनिफिट जो है ये अप्लाई होगा। और एनी डे ऑफ प्रोसीडिंग 12 मंथ्स एंड सच अदर शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी कोई भी दिन जो उसमें पहले जो पिछले 12 महीनों से काम किया जा रहा है और वहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं, तो वो वहाँ उनको मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराना उस ओनर का या उस कंपनी का काम होगा। बेनिफिट क्या क्या मिलेगा? वुमेन शैल नॉट वर्क इन एनी इस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ अ डिलीवरी, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे वो महिला काम करती है वो 6 महीने तक काम नहीं करेगी, 6 हफ्ते तक काम नहीं करेगी, 6 वीक्स तक काम नहीं करेगी। किस दिन से? जब उसकी डिलीवरी हो जाए या मिसकैरेज हो रहा है या कोई भी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाए। इसके अलावा वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस। और इसके अलावा जो भी उसका वेज है, डेली जितना भी वेज बनता है वो आपको उसको प्रोवाइड कराना है उसके एब्सेंस में भी। बहुत सिंपल है ये तो। Women shall be entitled to the maternity benefit of maximum 26 weeks of which not more than 6 weeks shall precede the expected day of delivery। यानी ये तो आप जानते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। अब ये 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती कैसे? अगर मान लीजिए आपकी डिलीवरी डेट 8 है, 8 तारीख, तो उससे पहले आपको 6 हफ्ते पहले आप छुट्टी ले सकते हैं और उस 26 में 6 घटा दीजिए, आपने पहले ले ली और अब आपकी डिलीवरी हो गई। अब जो बचे वो भी आप आगे आप ले लेंगे। यानी
डिलीवरी डेट से 6 हफ्ते पहले आप ले सकते हैं और उसके बाद आप टोटल कंप्लीट करके 26 हफ्ते तक की छुट्टी ले सकते हैं और ये पेड छुट्टी होती है, यानी आपको छुट्टी मिलेगी लेकिन आपको पैसा भी इसमें मिलेगा। वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अ मेडिकल बोनस ऑफ 3,500 और सच अमाउंट आर notified by the central government from the employer if no prenatal confinement or postnatal care is provided for by the employer free of चार्ज। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, मतलब उसको जो बेनिफिट प्रोवाइड कराना है आपको मैटरनिटी के तहत, अगर वो नहीं करा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस महिला को 3,500 रुपये का मेडिकल बोनस देगी। कितने रुपए का बोनस देगी ये पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3,500 सिंपली याद रख सकते हैं। वुमेन शैल बी अलाउड 2 breaks of such duration as may be prescribed by the central government or nursing the child until the child attain the age of 50 months। इसके अलावा जो भी महिला प्रेग्नेंट होने के बाद जो बेबी उसके जीवन में आ चुका है, तो उस बेबी की केयर के लिए अब आप क्या काम करें, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना बेबी की केयर ही नहीं करेगी, तो आपको 2 ब्रेक्स देने हैं एक दिन में। वो आपको कंपलसरी है कि आपको ब्रेक देना ताकि वो अपने बच्चे की केयरिंग कर सके। और ये कब तक करना, जब तक कि बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता, 15 months का। द एस्टेब्लिशमेंट इन विच 50 employees or such number of employees as may be prescribed by the central government or employed shall have the facility of crèche within such distances may be prescribed by the central government either separately or along with common facilities। यानी कि अगर कहीं पे 50 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करती है महिलाएं, तो वहाँ पे क्रच की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी क्रच क्या होता है? क्रच का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को रखा जा सकता है और वहाँ पे एक कैरिंग के लिए भी कोई व्यक्ति होता है और वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो जिस समय भी चाहे आ सकते हैं और अपने बच्चे की केयरिंग कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं क्रच, और ये क्रच की जो सुविधा है ये आपको करानी पड़ेगी और अपनी जो कंपनी है या जहाँ पे महिला काम करती है उससे काफ़ी कम डिस्टेंस पे करानी पड़ेगी अगर आपके यहाँ 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्किंग वुमेन काम करती हैं। तो ये हो गया मैटरनिटी बेनिफिट। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट शैल बी पेबल टू एवरी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड। तो मैंने आपको बता दिया कि 10 से ज़्यादा हैं तो आपको करना है 12 महीने के अंदर अंदर अगर वो काम कर रही है तो आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। इसके अलावा नो एम्प्लॉयर नॉर वुमेन कैन नोंगली एम्प्लॉय द वुमेन वर्क इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 weeks इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ डिलीवरी मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन। मैंने बता दिया कि 6 हफ्ते की छुट्टी देनी है अगर ऐसा कुछ भी केस बनता है डिलीवरी मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन का। तो सारा कुछ वही है जो मैंने अभी अभी आपको पहले बताया, सेम स्लाइड है। अब इसमें एक केस और है सोशल सिक्योरिटी में, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी कोड में डिफाइन किया गया है कि ये क्या होते हैं तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल फ्रेम वेलफेयर स्कीम फॉर सच वर्कर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों प्रकार की गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए कोई भी स्कीम बना सकती है उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए। स्कीम फंड फॉर स्कीम द स्कीम में बी फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम। इसको फंड कौन करेगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या जो उसको बेनिफिट ले रहे हैं वो भी इसमें फंड कर सकते हैं, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं या तीनों मिलकर कर सकते हैं। और एम्प्लॉयर भी साथ में इसको फंड करेगा फ्रॉम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन कंपनीज एक्ट 2030 और शैल द एग्रीगेटर। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कैसे कैसे? इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1% से कम नहीं होना चाहिए ऑफ द एनुअल टर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेटर। यानी जितना भी उस एम्प्लॉयर का टर्नओवर आ रहा है पूरे साल का, उसमें 2% तक वो इस फंड में, जो भी स्कीम सरकार बनाएगी इन लोगों के लिए, उस फंड में उसको कंट्रीब्यूशन देना है। 1% से कम नहीं वो दे सकता, लेकिन 2% से ज़्यादा भी नहीं, तो 1 से 2 के बीच उसको देना है। तो ये तो एक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन स्कीम बना सकता है और किन के लिए बनाई जानी है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, गिग वर्कर के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम ESIC स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। इसके अलावा जो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए, जो मैंने भी इंश्योरेंस वाला आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसके लिए भी जो स्कीम्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। इसके अलावा इसमें है सोशल सिक्योरिटी एंड सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। अब सोशल सिक्योरिटी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी लाई गई है, तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। देखिए, अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, तो उसमें क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या प्रावधान है, यहाँ पे बताया गया है। वहाँ पे सेस जो होगा, सेस मतलब एक प्रकार का कर होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है। सेस शैल बी लीव्ड एंड कलेक्टेड फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 2% बट नॉट लेस देन 1%। यानी जो सेस कर जो दिया जाएगा वो वही सीधा सा है कि 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 1% से कम नहीं होनी चाहिए। और इसको फिक्स कौन करेगा, इसको नोटिफाइड कौन करेगा? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सेस शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम एवरी एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। और सेस सबसे लिया जाएगा, सबसे कलेक्ट किया जाएगा जितने भी एम्प्लॉयर हैं जो कि बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करवा रहे हैं। एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ सेस नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो है वो इंटरेस्ट भी पे करेगा सेस का, अगर जितना भी सेस लग रहा है उसका इंटरेस्ट भी उसको पे करना और सेस तो करना ही है। इसके अलावा फॉर द पीरियड ऑफ द डेट ऑन विच पेमेंट इज ड्यू टिल द अमाउंट इज एक्चुअली पेड एट द रेट एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेट फिक्स करेगी इन वर्कर्स के लिए वो एम्प्लॉयर को देना है और उसका इंटरेस्ट भी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कराना है। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सेंट एनी एम्प्लॉयर और क्लास ऑफ एम्प्लॉयर इन अ स्टेट फ्रॉम पेमेंट ऑफ सेस वेदर such cess is already levied and payable under any corresponding
लॉ एंड फोर्स ऑफ दैट स्टेट। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराएगी कि क्या क्या स्कीम्स आनी है, किसके अंतर्गत फंड बनना है और कैसे कैसे प्रोवाइड कराना है, और वो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है within 60 days or such period as may be notified by the central government of the completion of building and construction work pay cess on the basis of his self assessment on the cost of construction। इसके अलावा जो सेस बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी जिसे एम्प्लॉयर को पे करना है, वो कितने दिन के अंदर अंदर पे कर देना है, 60 डेज के अंदर अंदर इसको पे कर देना है। तो ये बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग, आपने एम्प्लॉयमेंट वाला भी लॉ देखा था जो सोशल सिक्योरिटी में डाला गया है। तो इसमें तो बहुत छोटी सी एक चीज़ डाली गई है कि एक करियर सेंटर करके एक कॉन्सेप्ट है जो सोशल सिक्योरिटी कोड में इंट्रोड्यूस किया गया है। इट मीन्स, इसका मतलब ये होगा कि जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी, मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई इंडस्ट्री है, वहाँ जो नई नई नौकरियाँ निकल रही हैं, नए नए जॉब पोस्ट हैं, वो सारा कुछ आप कैसे बताएंगे, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको बनाना पड़ेगा। चाहे पोर्टल प्लेस, कोई भी प्लेस बना सकते हैं, कहीं जगह प्ले के बना सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि कई जगह पे होती है जहाँ पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, लोग जाते हैं और जॉब मिलती है, या फिर पोर्टल यानी ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो बस यही इस्टेब्लिश करना है। मेंटेनिंग फॉर प्रोवाइडिंग करियर सर्विसेज इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, कलेक्शन, फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन आइदर बाय द कीपिंग और रजिस्टर्स और अदरवाइज। वैकेंसीज आपको बतानी है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या करियर है, क्या रिलेटेड है, सब कुछ बताना है। एक तरह से पूरी नॉलेज आपको प्रोवाइड करानी है। तो ये करियर सेंटर्स आपको खुलाने हैं, चाहे ऑनलाइन खुलाएं या ऑफलाइन खुलाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये चीज़ प्रोवाइड करानी है। तो ये हो गया हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड। तो यह है जो 29 सेंट्रल लेबर लॉज हैं, उन्हें कंसोलिडेट करके जो 4 कोड बनाए गए हैं, उन 4 कोड से ही हमने पढ़ाई को स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट कोड हमने फर्स्ट क्लास में किया था, सेकंड कोड हमने सेकंड क्लास में किया था, और आज की क्लास में हम थर्ड कोड करने वाले हैं, और उस कोड का नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसको हम पूरा डिटेल में आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 प्रोवाइड कराता है एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क, यानी एक बड़ा रूप प्रदर्शित करता है किस किस बारे में, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वर्कर्स टू मेक यूनियंस, कि जो वर्कर्स हैं यानी जो कामगार हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि वो एक यूनियन बना सके। यूनियन मतलब बहुत सारे वर्कर मिलकर एक यूनियन बना सके, ये राइट उन्हें देता है, और इस राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसके साथ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, इसके साथ जो एम्प्लॉयर्स या वर्कर के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी तनातनी, कोई भी फ्रिक्शन होता है, तो उसे भी रिड्यूस करने का यानी उसे हटाने का काम करता है। एंड टू प्रोवाइड रेगुलेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इसके अलावा जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी झगड़े हैं, कोई भी वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हटाने का काम, उन्हें एक तरह से रेगुलेट करने का काम, उन्हें नियंत्रित करने का काम करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। दिस कोड इज प्रिपेयर्ड आफ्टर अमलगेटिंग, सिंप्लीफाइंग एंड रिपीटिंग फॉलोइंग 3 सेंट्रल लेबर लॉज। तो हमने आपको वेज कोड में भी बताया था कि 4 प्रकार के लॉस को वेज कोड में कंसोलिडेट किया गया था। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको ऑलमोस्ट 13 शायद लॉस थे जो कि सोशल सिक्योरिटी में कंसोलिडेट किए गए थे, अमलगेट किए गए थे, यानी मिक्स किए गए थे सिंपल लैंग्वेज में अगर आप जाने। उसी प्रकार इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में 3 सेंट्रल लॉस को सिंप्लीफाई किया गया है, अमलगेट किया गया है, यानी उन्हें मिक्स किया गया। तो वो 3 सेंट्रल लॉस क्या, उनके नाम भी पता होने चाहिए। तो उनके नाम हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को रखा गया है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 को रखा गया है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को रखा गया है। तो ये 3 हैं, बहुत सिंपल हैं, इन्हें आपको याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कौन कौन से लॉस को अमलगेट किया गया है, कौन कौन से कोड को सिंप्लीफाई करके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल को बनाया गया है। तो ये आप समझ गए, बहुत ईजी था। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ी सी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में हमें सबसे पहले वर्कर की डेफिनेशन बताई गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वैसे तो हम वर्कर का मतलब जानते हैं कि काम करने वाला, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो वर्कर मीन्स एनी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, and includes working journalist and includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched or otherwise terminated in connection or with a consequence of that dispute or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to the dispute but does not include any such person। बहुत बड़ी हो गई, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है कि वर्कर का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे हमने अपनी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किया है, यानी उसको काम दिया है, और वो काम कैसा भी हो, चाहे मैनुअल हो यानी हाथ से काम करने वाला हो, अनस्किल्ड हो जिसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, सिंपली भी हो जाएगा, या फिर स्किल्ड हो, जैसे कोई कंप्यूटर का काम है तो स्किल्ड लेबर ही चाहिए, तभी उसको जब तक नॉलेज नहीं होगी कंप्यूटर की तो क्या ही करेगा वो, या फिर टेक्निकल काम हो, अब कोई मशीनरी काम करना है तो मशीनरी की नॉलेज तो होनी चाहिए, तो टेक्निकल काम हो, ऑपरेशनल काम हो यानी उसको ऑपरेट करना, मशीन को ऑपरेट करना ऑपरेशनल काम हो, या क्लैरिकल काम हो कि भाई इधर से इधर फाइल करनी है, क्लैरिकल काम हो गया, या सुपरवाइजरी वर्क, सुपरवाइजरी यानी आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और आप उसको देख रेख कर रहे हैं एज अ सुपरवाइजरी, आपको हायर किया गया है या आपको रिवॉर्ड बेस पे रखा गया है यानी कुछ समय के लिए रखा गया है। इसके अलावा कोई भी जो कंडीशंस है एम्प्लॉयमेंट की, टर्म्स एंड कंडीशन, उसको जो इम्प्लाई करता है यानी उसको जो मानता है वो वर्कर के अंतर्गत आता है।
इसमें हम जर्नलिस्ट को भी इंक्लूड करेंगे, ये ध्यान रखना है। और जिन्हें हम इसके साथ ये भी बता दिया गया कि जिन्हें हम डिसमिस्ड कर सकते हैं, यानी बाहर कर सकते हैं, सब बाहर करने के नाम में डिसमिस्ड हो गया, डिस्चार्ज हो गया, रिट्रेंच्ड हो गया या अदरवाइज टर्मिनेटेड भी हो गया किसी भी कंडीशन में, तो ये जो होते हैं इन्हें हम वर्कर कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सब कुछ तो वर्कर के अंतर्गत आ गया, लेकिन क्या चीज़ है जो वर्कर के अंतर्गत नहीं आई, यही जानना मेन है, क्योंकि सब कुछ तो आता ही है इसके अंदर। जो एक्सेप्ट एंड अप्रेंटिस है, यानी आपने सुना होगा कि कई बार अप्रेंटिस ITI आपने सुना होगा, ITI में अप्रेंटिस होती है। अप्रेंटिस का मतलब होता है कि कुछ एक प्रकार का पहले सिखाते हैं और वो सिखाने की भी वहाँ पे तनख्वाह मिलती है, यानी वेज मिलता है, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं, सिंपली आप अगर समझने की कोशिश करें। तो ये जो अप्रेंटिस है वो वर्कर के अंतर्गत नहीं आती। एक्सेप्ट लिखा है ना, एक्सेप्ट मतलब कि इसको छोड़कर, अप्रेंटिस को छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें हैं वो वर्कर के अंतर्गत आती हैं। अब इसके साथ और क्या चीज़ें हैं, हु इज सब्जेक्टेड टू द एयरफोर्स एक्ट 1950 और द आर्मी एक्ट 1950 और द नेवी एक्ट 1957। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एयरफोर्स में वर्कर है, यानी काम कर रहा है, कोई व्यक्ति आर्मी में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति नेवी में काम कर रहा है, तो हम उसको यहाँ पर वर्कर में इंक्लूड नहीं करेंगे। डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन, तो इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी ये देश की सुरक्षा से रिलेटेड वर्क है, इन्हें हम वर्कर नहीं मानेंगे। हु इज एम्प्लॉयड इन द पुलिस सर्विस एज एन ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ अ प्रिजन। इसके अलावा जो भी पुलिस सर्विस में है, चाहे वो ऑफिसर हो या किसी भी पोस्ट में हो, बट वो पुलिस सर्विस में हो, तो उसे भी वर्कर नहीं काउंट करेंगे। हु इज एम्प्लॉयड मेनली इन अ मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। इसके अलावा जो मैनेजर की पोस्ट पे है या एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे IAS की भी जो पोस्ट होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक कार्य, एक बहुत बड़ा काम हो गया पूरे प्रशासन को संभालना, उसी प्रकार कंपनी में भी प्रशासनिक कार्य होता है। तो जो इसके अंतर्गत मैनेजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आता है उसको भी हम वर्कर में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा हु इज एम्प्लॉयड इन अ supervisory capacity drawing wage of exceeding 18,000 rupees per month as an amount as may be notified by the central government from time to time। इसके अलावा जिसकी भी इनकम 18,000 या उससे ऊपर है उसको हम वर्कर के डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो हमें मेनली ध्यान क्या क्या रखना है कि किसको किसको वर्कर में काउंट नहीं करना है। क्या क्या था, एक तो अप्रेंटिस हो गया, दूसरा एयरफोर्स आर्मी नेवी हो गया, इसे हमें काउंट नहीं करना है। पुलिस में हो गया, मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाला वर्क हो गया, या जिसकी सैलरी 18,000 से ऊपर है, या 18,000 या 18,000 से ऊपर है, तो इन्हें हम वर्कर में काउंट नहीं करेंगे। अदरवाइज जो वर्क है वो सारा कुछ वर्कर के अंदर आएगा। तो ये हो गई हमारी वर्कर की डेफिनेशन। अब वर्कर की डेफिनेशन जान लिया तो हमें इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। आखिरकार हम इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ रहे हैं और हमें इंडस्ट्री ना पता हो, तो इंडस्ट्री मीन्स एनी सिस्टमैटिक एक्टिविटी कैरिड और बाई कॉपरेशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड फॉर द प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू सेफ्टी ह्यूमन वांट्स और विशेस वेदर और नॉट। यानी इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉयर कर रहा है और किसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कर रहा है। यानी किस किस के बीच इंडस्ट्री काम करेगी, एक तो एम्प्लॉयर जो कि उस काम को करवाने वाला है, यानी उस काम को स्टार्ट करने वाला है, और वो काम क्या है, या तो वो प्रोडक्शन है या वो किसी भी चीज़ की सप्लाई है या किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस। तो गुड्स का मतलब वस्तु या सर्विसेज का मतलब सेवा। इकोनॉमिक्स में गुड्स को वस्तु बोलते हैं और सर्विसेज तो आप जानते हैं कि सेवा होती है, और वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए है, जैसे कि पुलिस वगैरह हो गया। ये एक तरह के वर्कर नहीं माने जाते हैं, लेकिन काम तो वो कर ही रहे हैं तो उनको माना जाएगा। इसके अलावा भी जैसे कुछ प्राइवेट तौर पर भी इस तरीके के वर्क होते हैं पुलिस जैसे, तो चाहे वो ह्यूमन सेफ्टी के हो या ह्यूमन वांट्स, यानी जो भी उनको चीज़ें चाहिए, जो भी हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, या फिर उनको कोई विश पूरी करनी हो। जैसे हम लोगों को कई चीज़ें विशेस भी चाहिए होती है, कई जैसे आपको लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो एक प्रकार की विश भी है, वांट्स भी है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ये हमें प्रोवाइड कौन करा रहा है, इंडस्ट्री करा रही है। तो इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि एक एम्प्लॉयर और वो जो प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो सप्लाई कर रहा है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की, ह्यूमन की इंपॉर्टेंट थिंग्स को प्रोवाइड कराने के लिए, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं कि एनी कैपिटल हैज़ बीन इन्वेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सच एक्टिविटी। यानी कोई कैपिटल लगा रहे, कैपिटल मतलब कोई पूंजी लगाकर हमने किसी काम को अगर स्टार्ट किया, कोई भी हमारा पर्पस है, लेकिन हमने किसी भी कैपिटल को इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके किसी काम को किया, वो किस में आएगा, इंडस्ट्री में आएगा। सच एक्टिविटीज कैरिड ऑन विद अ मोटिव टू मेक एनी गेन और प्रॉफिट बट डज नॉट इंक्लूड। इसके अलावा अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें हमारा मोटिव है प्रॉफिट गेन करना, अब जाहिर सी बात है हमको इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमारा उद्देश्य होगा कि हमें लाभ मिले, हम कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करें, कुछ ना कुछ प्रॉफिट पाएं। तो प्रॉफिट हो गया और कैपिटल लगाने का काम हो गया, तो ये दोनों चीज़ें इंडस्ट्री में काउंट होंगी बट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन क्या चीज़ें इंडस्ट्री में काउंट नहीं होंगी, जैसे हमने वर्कर में देखा था कि ये चीज़ें काउंट होती हैं, ये चीज़ें काउंट नहीं होती, इनका मतलब वर्कर है, इनका मतलब वर्कर नहीं है। उसी प्रकार इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंडस्ट्री को डिफाइन करेंगे ये तो हमने देख ली, मगर क्या चीज़ें जो इंडस्ट्री को डिफाइन नहीं करेंगे, अब हमें वो देखना है। इंस्टीट्यूशंस ओन्ड और मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन होली और सस्टेनली इंगेज इन एनी चैरिटेबल सोशल और फिलैंथ्रोपिक सर्विस। यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि या तो अकेले तौर पर मैनेज हो रही है या साथ में मिलकर मैनेज हो रही है, लेकिन वो काम किसी चैरिटी के लिए कर रही है, कोई सोशल कॉस्ट के लिए कर रही है, यानी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, या कोई फिलैंथ्रोपिक सर्विस है। ओवरऑल
ह्यूमंस की सर्विसेज के लिए समाज को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराने के लिए कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पर लाभ प्राप्त करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है समाज के लिए कुछ करना, वो इंडस्ट्री में काउंट नहीं होगा। इसके अलावा एनी सच एक्टिविटी ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिलेटेबल टू द सॉवरेन फंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटीज कैरिड और बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद डिफेंस रिसर्च, एटॉमिक रिसर्च और स्पेस एंड डोमेस्टिक सर्विस। इसके अलावा जो भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट करे, लेकिन वो काम या तो डिफेंस से रिलेटेड हो रहा है या फिर एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड हो रहा है या फिर वो स्पेस से रिलेटेड हो रहा है, तो वो भी इंडस्ट्री में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर पूरे समाज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं वो भले ही एक इंडस्ट्री की तरह दिख रहा है, लेकिन वो काम समाज के लिए है, तो वो भी इंडस्ट्री में डिफाइन नहीं किया जाएगा, इंडस्ट्री में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एनी अदर एक्टिविटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी को बताती है आगे चलकर नोटिस के द्वारा, तो उसे भी हम काउंट नहीं करेंगे इंडस्ट्री में। तो ये सीधी सी बात हो गई, इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आएंगी और इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। आई होप आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो हमने भी पढ़ा था कि इसमें ट्रेड यूनियन आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ट्रेड यूनियन आता है, ट्रेड यूनियन एक्ट आता है, तो ट्रेड यूनियन के बारे में पता होना चाहिए। तो ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो टेम्परेरी बेस पे बनाया गया हो या फिर वो परमानेंट बेस पे बनाया गया हो, फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर, बिटवीन वर्कर एंड वर्कर और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर, और फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन कंडीशन और द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस और एंड इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियंस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हम बनाएं, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक यूनियन बना रहे हैं, एक संघ बना रहे हैं। अब वो संघ बनाने के लिए चाहे तो वो संघ वर्कर या एम्प्लॉयर के बीच में बने, या वर्कर के बीच में बने, या एम्प्लॉयर के बीच में बने। जो ये ट्रेड यूनियन बनेगा, इनको मिला करके, और वो किसी भी प्रोस्पेक्टिव से बने, चाहे बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बने, एक ट्रेड यूनियन बने या एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन बने, इसका प्रावधान रखा गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कि आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। कौन कौन बना सकता है? वर्कर बना सकते हैं, वर्कर एम्प्लॉयर बना सकते हैं, एम्प्लॉयर बना सकते हैं, और किसी भी प्रोस्पेक्टिव से बना सकते हैं, चाहे आपका बिजनेस से रिलेटेड प्रोस्पेक्टिव हो या बिजनेस की डिस्प्यूट को सॉल्व करने से रिलेटेड आपका कोई प्रोस्पेक्टिव हो। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है टर्मिनेशन। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है रिट्रेंचमेंट, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो आप देखेंगे कि रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है। ये वहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है टर्मिनेशन, यानी कि निकाल देना, बाहर कर देना, बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कर फॉर एनी रीजन, यानी एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कर को निकाल देना अपनी इंडस्ट्री से, रिट्रेंचमेंट कहलाता है। बेहद सिंपल है। अब कोई भी रीजन हो सकता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तभी तो निकालेंगे ना। तो कारण हो सकता है अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय द वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन बट डज नॉट इंक्लूड, यानी कोई भी कारण हो, चाहे वो डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई एक्शन हो या पनिशमेंट आपने दिया हो, या उसने जैसा आपके इंडस्ट्री में व्यवहार है उसको उसने कंप्लीट ना किया हो, तो आप उसको रिट्रेंच कर सकते हैं, यानी उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। सीधा सा मतलब है उसको अपनी कंपनी से बाहर कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑफ द वर्कर। अब कोई वर्कर वॉलेंट्री रूप से रिटायरमेंट हो रहा है, वॉलेंट्री का मतलब समझते हैं, यानी खुद से वो रिटायरमेंट होना चाहता है। आपने सुना होगा कि रिटायरमेंट से पहले भी कई बार लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं वीआरएस, आपने सुना होगा। तो ये मतलब क्या है कि अपने मन से, अपनी इच्छा से, क्योंकि रिटायरमेंट का समय अब आने वाला है, 60 एज आने वाली है, अभी मेरी 55 चल रही है, लेकिन मुझे अभी लेना है, तो मेरी इच्छा है, मैं अपने आप से ही टर्मिनेट होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ये हो गया वॉलेंट्री रिटायरमेंट। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, किस में? रिट्रेंचमेंट में काउंट नहीं करेंगे, टर्मिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट ऑफ द वर्कर ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपर एन्युएशन। सीधी सी बात वही हो गई कि अगर कोई वर्कर का रिटायरमेंट बिल्कुल उसकी एज पर आकर हो रहा है, सुपर एन्युएशन के समय हो रहा है, तो उसे भी हम काउंट नहीं करेंगे रिट्रेंचमेंट में। ये ध्यान रखना, रिट्रेंचमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द वर्कर एज अ रिस्यूड ऑफ द नॉन रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयर बिटवीन द एम्प्लॉयर। इसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तब तो वो व्यक्ति बाहर ही जाएगा ना, तो उसे भी हम रिट्रेंचमेंट में काउंट नहीं करेंगे, यानी वो व्यक्ति रिट्रेंचमेंट के अंतर्गत नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको तो कॉन्ट्रैक्ट पर रखा ही गया था 5 साल के लिए, और 5 साल कंप्लीट हो गया तो उसे बाहर कर दिया गया या वो बाहर हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन कई प्रकार के बनते हैं, छोटे से उदाहरण है जिससे आप समझ सकें कि ट्रेड यूनियन कब कब बने। एक आप देख सकते हैं, भारतीय मजदूर संघ बना, यह बीजेपी के द्वारा बनाया गया जुलाई 1955 में। इसके अलावा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INC, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और हिस्ट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये बनाया गया मई 1947 में। हिंद मजदूर संघ समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया गया 1948 में। सेवा अहमदाबाद, ये इला भट्ट द्वारा बनाया गया, किसके लिए? प्रोटेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, 1972 में। इसके अलावा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया गया 1920 में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन CPM बनाया गया 1964 में। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये ट्रेड यूनियन बनाए गए थे, इसी सन में बनाए गए थे। बार बार पढ़ने से थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहता है, और वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, तो आप बता लेंगे, इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलिए, अब हमने ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ लिया, अब हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेड यूनियन में आने के लिए कुछ नियम भी है ना, कुछ कानून भी हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन में
एनी 7 या फिर उससे ज़्यादा अगर मेंबर हैं तो वो ट्रेड यूनियन में अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ट्रेड यूनियन की अथॉरिटी के पास जाकर ट्रेड यूनियन के रूल्स के अनुसार अगर 7 मेंबर कोई कंपनी में काम करते हैं, 7 या उससे ज़्यादा, तो 7 लोग मिलकर या 7 या 7 से ज़्यादा लोग मिलकर ट्रेड यूनियन में अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्कर्स और 100 वर्कर विच एवर इज लेस मस्ट बी द मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑन द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर 7 लोग हैं तो वो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन तो अपना करा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़ेगा कि जो वर्कर, ओवरऑल वर्कर, जितने भी वर्कर इंडस्ट्री में काम करते हैं उसका 10% या फिर 100, जो भी सबसे कम हो, या तो 100 वर्कर है या फिर बहुत ज़्यादा वर्कर है 100 से, लेकिन उनका सिर्फ 10% हमको रखना है। वो यदि ये इंडस्ट्री में हो रहा है तब हम ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप समझ गए कि 7 लोग अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कराने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे कब? या तो वो ओवरऑल वर्कर का 10% हो या फिर वो 100 हो, जो भी सबसे कम होगा वो इंडस्ट्री में होना चाहिए, तभी वो ट्रेड यूनियन में रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल कंटिन्यू टू हैव एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्कर और 100 वर्कर विच एवर लेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने रजिस्टर कराते समय तो 10% आपके वर्कर थे या फिर 100 थे जो सबसे कम था, और बाद में पता चला कि रजिस्ट्रेशन हो गया और फिर आपका 10% से और भी ज़्यादा कम चला गया, या 100 वर्कर आपकी कंप्लीट नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्राइटेरिया कंप्लीट किया है उस क्राइटेरिया को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 100 वर्कर होने चाहिए आपके पास या फिर ओवरऑल वर्कर का 10% होना ही चाहिए, ये आपको मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा इफ द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड इज आइडेंटिकल विद एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अल्टरनेशन ऑफ द नेम इज रिक्वायर्ड एज आस्क्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। इसके अलावा जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय आपने अपना नाम रखा है वो सेम नाम से आपको रहना है, यानी उसी को मेंटेन करना है। द रजिस्टर इज आइडेंटिकल। तो ये तो बहुत सिंपल है, मेन बातें जो हैं वो आपको ये दी गई हैं, ये आपको फोकस रखनी है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी ट्रेड यूनियन का क्या क्या क्राइटेरिया हमें फॉलो करना है। कि रिकग्नाइजेशन ऑफ नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें जो ट्रेड यूनियन बनती है उस ट्रेड यूनियन में अगर कोई, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी प्रकार का कोई आपसी मतभेद है, तो उसे सुलझाने के लिए एक नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन भी बनती है। तो फॉर अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन देयर शैल बी अ नेगोशिएशन यूनियन और काउंसिल टू नेगोशिएट विद एन एम्प्लॉयर ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। यानी जो भी जितनी भी ट्रेड, मैंने कहा था कि ट्रेड यूनियन कई बना सकते हैं आप, एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो जो ट्रेड यूनियन आपने बनाई है वो ट्रेड यूनियन जो भी रजिस्टर्ड है, जितनी भी रजिस्टर्ड है, उनमें से एक ट्रेड यूनियन आप नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन के रूप में रख सकते हैं। इफ ओनली वन ट्रेड यूनियन ऑफ द वर्कर रजिस्टर्ड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट देन द एम्प्लॉयर ऑफ सच एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट शैल रिकॉग्नाइज सच ट्रेड यूनियन एज द सोल नेगोशिएशन यूनियन ऑफ द वर्कर। और मान लीजिए आपकी कंपनी में, आपकी इंडस्ट्री में एक ही ट्रेड यूनियन बनी हुई है, एक से ज़्यादा नहीं बनी, तो जो एक बनी है वही नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन का काम करेगी। नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन समझ गए ना, कि जो वर्कर ने मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनाई है, अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी मतभेद एम्प्लॉयर या वर्कर के बीच में होता है, या एम्प्लॉयर के बीच में होता है, या वर्कर के बीच में होता है, तो उसको नेगोशिएट करेंगे, यानी उसके आपसी मतभेद को सुलझाने का काम करेंगे, वो होते हैं नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन। तो नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन, अगर बहुत सारे आपके यहाँ ट्रेड यूनियन है एक इंडस्ट्री में, तब तो एक ही आप उसमें से चूज करेंगे कि इनको भाई नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन रखना है। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री में एक ही ट्रेड यूनियन बनी है तो वही नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन का काम करेगी। इफ मोर देन वन ट्रेड यूनियन ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर इन एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट देन एटलीस्ट 51% और मोर ऑफ वर्कर on the muster roll of that industrial establishment will be recognized as the sole negotiation union by the employer। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर एक ही ट्रेड यूनियन आपकी इंडस्ट्री में है जो कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उसमें वो नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन का काम तभी कर सकती है जब उसके पास कम से कम एटलीस्ट 51% वर्कर्स होने चाहिए। अगर 51% वर्कर हैं तब वो ट्रेड यूनियन नेगोशिएशन ट्रेड यूनियन का काम कर सकती है। कब? जब आपकी इंडस्ट्री में एक ही ट्रेड यूनियन है। तो ये क्राइटेरिया आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फोकस करना है। इसी से रिलेटेड आपके पास प्रश्न जो है पेपर में बनकर आएंगे और मैंने बहुत ही आसानी से समझ में आए। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रीवेंस रेडिशल कमिटी। तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर 20 या फिर 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, उनको एक ग्रीवेंस रेडिशल कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें कम से कम मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स है, डिस्प्यूट्स मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको रिजॉल्व करेंगे, यानी उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो अभी ग्रीवेंस रेडिशल कमेटी का मतलब ही क्या होता है कि जो समस्याएं आती हैं, आप कोई कंपनी चलाना कोई खेल तो है नहीं ना, अब कंपनी में इतने सारे लोग काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच लड़ाई झगड़ा, मतभेद, प्रॉब्लम, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उन्हें सुलझाने के लिए एक ग्रीवेंस रेडिशल कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन वो कमेटी आप कब बना सकते हैं? जब आपके इंडस्ट्री में 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं और उसके 10 मेंबर आपको अपनी इस कमेटी में रखने पड़ेंगे। इसके अलावा एक स्टैंडिंग ऑर्डर का भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है कि इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में जहाँ पर 300 या फिर 300 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉयड 300 और मोर वर्कर्स ऑन एनी डे ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो कि एक साल 12 महीने, यानी एक साल के अंदर अगर आपकी किसी भी कंपनी में 300 से ज़्यादा
वर्कर काम करते हैं तो आपको एक स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो स्टैंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत यानी उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंतर्गत आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर करना पड़ेगा। यानी वर्कर आपने बहुत रखे लेकिन हर वर्कर अलग अलग काम करता है ना, तो उस वर्कर को क्लासीफाई अलग अलग रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई क्लरिकल का काम कर रहा है, कोई टेक्निकल फील्ड देख रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड देख रहा है, या कोई मैनेजर देख रहा है, या कोई अलग अलग देख रहे हैं, तो उनकी क्लासीफाई करके आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा मैनर ऑफ इंटीमेटिंग टू वर्कर फॉर आवर्स ऑफ वर्क, हॉलीडेज, पे डेज एंड वेज रेट्स, शिफ्ट वर्किंग, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी कि वो कितने घंटे का उन्होंने हॉलीडेज लिया है, कितना जो डेज हैं जो जिसमें आप पे कर रहे हो, वेज रेट आपका क्या है, शिफ्ट वर्किंग क्या है, अटेंडेंस क्या है, कंडीशंस एंड प्रोसीजर है लीव और हॉलीडेज के लिए आपके यहाँ कंडीशन या फिर प्रोसीजर क्या क्या है, या फिर रिक्वायरमेंट टू एंटर प्रेमाइसेस बाय सर्टेन गेट्स एंड लाइबिलिटीज टू सर्च। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको मेंटेन करनी है। एक प्रकार का स्टैंडिंग ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। कब? जब आप क्या 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर पिछले 1 साल के अंदर काम करते हो। तो ये बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ गया। देखते हैं यहाँ पे स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रश्न अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे ईपीएफओ के तो आपको मिल जाएगा स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट के बारे में। एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कोई भी जो पर्सन है जो किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है वो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए स्ट्राइक कर दिया, जब मर्जी आए लॉकआउट कर दिया। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि विदाउट गिविंग 60 डेज एडवांस नोटिस ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट टू द एम्प्लॉयर। यानी अगर आपको अपने एम्प्लॉयर अपनी कंपनी के खिलाफ स्ट्राइक करनी है या लॉकआउट करना है तो आपको 60 दिन पहले बताना पड़ेगा, एडवांस में बताना पड़ेगा, एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। इसके अलावा विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, इसके अलावा जब आपने नोटिस दे दिया तो उसके 14 दिन के अंदर आप नहीं एकदम से स्ट्राइक एंड लॉकआउट कर सकते। 14 दिन तो रुकना पड़ेगा। आपने दे दिया नोटिस लेकिन 14 दिन आप रुकेंगे, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट स्पेसिफाइड इन सच नोटिस। और मान लीजिए कि आपने जो भी स्ट्राइक्स और लॉकआउट की कोई डेट आपने दिया था, कोई नोटिस आपने दिया था कि इस डेट को हम स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट करेंगे, तो उसके एक्सपायर होने से पहले ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग बिफोर अ कॉन्सलेशन ऑफिसर एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, तो उसके अंतर्गत आपको एक कंसाइलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। कंसाइलेशन ऑफिसर वो ऑफिसर होता है कि मान लीजिए अगर स्ट्राइक की प्रॉब्लम आती है कि भाई वर्कर को प्रॉब्लम हो जाएगी कोई एम्प्लॉयर से रिलेटेड और एम्प्लॉयर उसकी बात मान नहीं रहा होगा, तभी तो स्ट्राइक्स करेंगे ना, तभी लॉकआउट्स करेंगे, यानी बंद कर देंगे, काम नहीं करेंगे। तो वहाँ पर एक कंसाइलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि किसी प्रकार से ये स्ट्राइक्स की लॉकआउट ना हो। तो ये कंसाइलेशन ऑफिसर जो है ये 7 दिन का समय आपको देगा। तो उस 7 दिनों के अंदर आप स्ट्राइक्स और लॉकआउट नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपको 7 दिन का समय दिया है सुलझाने के लिए मामला, ना कि मामले को और गड़बड़ करने के लिए। इसके अलावा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर ऑफ 60 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, और जैसा कि कंसाइलेशन में था कि 7 दिन का समय आपको मिलेगा, उसी प्रकार एक आर्बिट्रेशन रखा जाएगा, एक आर्बिट्रेटर ऑफिसर रखा जाएगा जो कि कंसाइलेशन ऑफिसर से बड़ा ऑफिसर माना जाता है। उसको 60 डेज का समय आपको वो देगा कि आप 60 डेज के अंदर ये स्ट्राइक्स या लॉकआउट नहीं कर सकते हैं। समझाने की वो कोशिश करेगा कि आप स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट ना करें, क्या कारण है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट करना तो आप 60 डेज के बाद ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो अगर कंसाइलेशन प्रोसीडिंग हो रही है तो 7 दिन रुकना पड़ेगा, और अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो रही है तो आपको 60 डेज तक रुकना पड़ेगा। तो ये बहुत ईजी था। रिट्रेंचमेंट के बारे में हमने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और है कि प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर द रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर एंड द री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिट्रेंच वर्कर। यानी कि जो भी वर्कर को आपने रिट्रेंच कर दिया है यानी बाहर निकाल दिया है, या जो भी रिट्रेंच वर्कर थे, जो बाहर निकाले हुए वर्कर थे, उन्हें फिर से री एम्प्लॉयड कर दिया है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है? फॉर द रिट्रेंचमेंट द एम्प्लॉयर मस्ट आइदर गिव 3 months नोटिस और पे द रिट्रेंच्ड वर्कर इन ल्यू ऑफ द नोटिस पीरियड। किसी भी व्यक्ति को आप रिट्रेंच कर रहे हैं, अपनी कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको 3 मंथ का आपको नोटिस देना पड़ेगा पहले, यानी पहले बताना पड़ेगा आपको कि आप उसको निकालने वाले हैं। फॉर द रिट्रेंचमेंट द एम्प्लॉयर मस्ट आइदर गिव 3 months नोटिस और पे द रिट्रेंच वर्कर, और इसके और इसी 3 महीने के अंदर आपको जो भी पहले का उसका वेज है उसको पे भी करना होगा। और वेदर एनी वर्कर इज रिट्रेंच्ड एंड द एम्प्लॉयर प्रपोज टू टेक इनटू हिज एम्प्लॉयमेंट एनी पर्सन विद इन 1 year ऑफ सच रिट्रेंचमेंट एंड अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द रिट्रेंच्ड वर्कर हु हैज सिटीजन ऑफ इंडिया टू ऑफर देमसेल्फ फॉर रीएम्प्लॉयड। इसके अलावा मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को रिट्रेंच करके बाहर निकाल दिया, तो आप उसके 1 साल के अंदर अंदर किसी और व्यक्ति को रखेंगे अपनी कंपनी में। तो वो जो व्यक्ति आप उसकी जगह पर रखने वाले हैं, जिसको आपने रिट्रेंच करके निकाल दिया है, तो वो इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको निकालकर किसी को भी रख लिया जो इंडिया का नहीं, उसको भी रख लिया। ये 2 प्रोसीजर हैं जो आपको रिट्रेंचमेंट के अंदर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है क्लोजर एंड एग्जेम्पशन। क्लोजर एंड एग्जेम्पशन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। क्लोजर का मतलब होता है कि कोई कंपनी पूरी तरह से बंद हो रही है, यानी उसकी चाहे जितनी भी शाखाएं हों, लेकिन वो पूरी तरह से अपनी कंपनी को क्लोज कर रही है, किसी भी कारण से घाटे में चली गई हो या समथिंग कुछ भी हो गया हो। तो एम्प्लॉयर अगर अपना कंपनी को क्लोज करता है तो उसको 60 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बहुत सिंपल है। और एग्जेम्पशन क्या है कि जो ये कोड है ये प्रोवाइड कराया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट और क्लास को फॉर न्यू इस्टेब्लिशमेंट। तो आपने सुना ही होगा कि कई बार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को एग्जाम्प्ट कर सकती है, ये उसके पास अधिकार है। तो ये एग्जाम्प्शन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजर वाला आपको थोड़ा। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि
जो क्लोजर और ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट का है, इसको इसके थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया गया। क्लोजर जो पूरी कंपनी बंद होती है, ले ऑफ जो कुछ व्यक्तियों को निकाल दिया जाता है, और रिट्रेंचमेंट मैंने आपको बता दिया कि टर्मिनेशन जो जाता है, यानी व्यक्तियों को बाहर कर दिया जाता है, किसी भी एक व्यक्ति को या एक से ज़्यादा। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री में, माइंस में, प्लांटेशन में काम करता है जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, और वहाँ पर अगर कोई क्लोजर हो गया है या ले ऑफ हो गया है, रिट्रेंचमेंट हो गया है, लेकिन वहाँ पर पिछले 1 साल के अंतर्गत 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, तो वहाँ पर इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया। यानी पहले जो आप एक्ट पढ़ते थे उसमें 100 वर्कर तक के दिया गया था, अब ये कर दिया है कि 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर अगर आप यहाँ काम करते हैं तो आप क्लोजर, ले ऑफ, रिट्रेंच करेंगे तो इनको पे करेंगे और इनको एडवांस नोटिस भी आप देंगे। और इसके अलावा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो इस थ्रेशोल्ड को, यानी इस समय सीमा को बढ़ा भी सकती है। और अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ दिस थ्रेशोल्ड इज 100 वर्कर एंड द सडन इट हैव इंक्रीज इनटू 300 वर्कर। तो मैंने आपको अभी बताया कि पहले के लॉज में ये 100 वर्कर ही तक था कि 100 वर्कर हैं तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको उनके लिए क्या करना है, लेकिन अब ये थ्रेशोल्ड बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। दिस चेंज विल नॉट ओनली ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल द स्टेट बट ऑल्सो गिव ग्रेटर अपॉर्चुनिटी इंडिपेंडेंस टू एम्प्लॉयर विच इन टर्न इनकरेज देम टू हायर मोर वर्कर। इसके अलावा ये जो चीज़ की गई है कि भैया 300 होंगे तो आपको उनको पे भी करना है, 3 महीने पहले नोटिस भी देना है, ये पूरे जगह पे की गई है ताकि एक ही जैसा यूनिफॉर्मिटी आए, यानी एक जैसा ही सब जगह सिस्टम हो, और इसको स्टेट्स चेक करेंगी और ये इंकरेज किया जाएगा वर्कर्स के द्वारा, क्योंकि वर्कर भी खुश होंगे कि ज़्यादा वर्कर बढ़ा दिए गए, तब आप क्लोज कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। पता चला कम वर्कर है, आपने निकाल दिया और कुछ किया नहीं, तो इससे उनको भी दिक्कत होती है कि एकदम से निकाल दिया। आपको ध्यान देनी है। तो हमने आज के जो लेक्चर था इसमें हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 पढ़ा। तो हमारे 4 कोड में 3 कोड कंप्लीट हो गए हमारे। तो अब हमारा 1 कोड बस बचा है जिसका वीडियो आपको कल या बहुत ज़्यादा परसों तक आपको मिल जाएगा, और 4 कोड कंप्लीट होने के बाद हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की कुछ थ्योरी यानी कुछ डेफिनेशन वगैरह या कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो आप बने रहिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं और यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। मेरी कोशिश है कि बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझा सकूं, और अगर आप पहली बार ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। हेलो एवरीवन, तो आज हमारी यूपीएससी ईपीएफओ की क्लास 4 है, और जैसा कि मैंने आपको क्लास 1 में ही बताया था कि हम सबसे पहले जो भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट ने 29 सेंट्रल लेबर लॉज और 100 के करीब स्टेट लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके, यानी सिंपली कहें कि मिक्स करके जो 4 लेबर कोड बनाए हैं, उससे ही हमने अपनी क्लास को स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास 4 में हमारा 4th कोड हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो कोड है उसका नाम है द एक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जिसे हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। तो ये जो कोड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे लॉज थे, 100 तो स्टेट लॉज थे और 2944 के करीब सेंट्रल लॉज थे। तो इतने सारे लॉज, इतने सारे एक्ट्स को समझना बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए भारत सरकार ने 2019 और 20 में 4 कोड में इन लॉज को डालकर सिंप्लीफाई कर दिया, यानी सरल कर दिया, और उसी में हमारा ये 4था कोड है, 4थी क्लास यानी 4था कोड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों कोड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। अगर आपने ये चारों क्लासेस नहीं देखी तो इसे एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का हम कोड स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो चारों कोड, एक बार नाम देख लीजिए। सबसे पहले क्लास 1 में हमने वेज कोड को कवर किया था, क्लास 2 में हमने सोशल सिक्योरिटी कोड को कवर किया था, क्लास 3 में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को कवर किया था, एंड क्लास 4 जो कि आज है, जिसमें हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर को कंप्लीट करेंगे, जिसका पूरा नाम है द एक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो इस कोड के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आते हैं सबसे पहले उसे देखना जरूरी है। तो एक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है। तो अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि हम जो भी एक्यूपेशन यानी जो व्यवसाय है उसमें जो सेफ्टी ज़रूरी है, जो हेल्थ ज़रूरी है, जो वहाँ पे आप वर्क कर रहे हो उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इसके अंतर्गत किन किन एक्ट को रखा जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि हम फैक्ट्री एक्ट को रखेंगे, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ही सेफ्टी होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तभी एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको समझ के चलेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को इस कोड में रखा गया होगा। माइंस एक्ट 1952 को रखा जाएगा। माइंस वो होती है जो आपने खुदाई देखी है, जैसे कि कोयला खोदान होते हैं ना, तो वहाँ पे कितना हार्ड वर्क है कि कई बार वहाँ के अजीब से इंसिडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए घातक हो जाता है। तो इस जगह पे सेफ्टी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, वहाँ की वर्किंग कंडीशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए माइंस एक्ट 1952 को भी एक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में रखा गया है। इसके साथ डॉग वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986 को रखा गया है। इसके साथ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 को रखा गया। अब बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत थोड़ा सा रिस्की है, कभी ईटा गिर गया, कभी कोई सरिया गिर गई, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, और बहुत इंसिडेंट होते हैं जिसमें बहुत इंजरीज होती हैं या कभी कभी जान तक भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशन कोड में ही रखा जाएगा। तो आप इसको थोड़ा समझ के चलेंगे। इसके साथ प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 को रखा गया। अब प्लांटेशन लेबर क्या होता है कि जो प्लांट लगते हैं बड़े बड़े, जैसे जहाँ बिस्किट्स बन रहे हैं या
शैम्पू बन रहे हैं या कुछ भी चीज़ बन रही है तो आपने देखा होगा बड़े-बड़े प्लांट लगते हैं। बड़े-बड़े प्लांट का मतलब है बहुत बड़ी-बड़ी मशीनरी होती है। कभी उस मशीनरी में कभी कोई हाथ फँस गया, कभी पैर फँस गया, बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ हो जाती हैं। तो ऐसी जगहों पर सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड का होना ज़रूरी है। तो इसको भी इसी पे रखा जाएगा। एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1917 को रखा गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बहुत सारे लेबर्स को रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करके कि आपका 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बहुत सारे लेबर्स को रखा जाता है, तो उनको भी इसी कोड में रखा गया है। और इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979। इस एक्ट को तो 1979 में बनाया गया था, लेकिन ये एक्ट 2020 के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 2020 में आपने देखा था कि जब कोविड-19 चल रहा था, ऐसे समय में माइग्रेंट वर्कर बहुत परेशान थे, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, तो उनकी तनख्वाह कम हो गई थी या खत्म हो गई थी, तो बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर का मतलब ही ये होता है कि वो एक जगह पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें काम नहीं मिला, इसलिए वो दूसरे शहर या दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में जाकर काम करते हैं, और ऐसे समय पे उन्हें अपने वापस शहर में आना बिना तनख्वाह के और बिना सुविधाओं के बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, जो कि आपने देखा ही सड़कों पे कैसे लोग चल चल के आ रहे थे उस समय पे, कोविड-19 के समय पे। तो ये जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन एक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास तौर पर 2020 के बाद से। तो इसको किस कोड में रखा गया है, ये आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, कि इसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोड हैं जिन्हें आप समझ के चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ और भी एक्ट है जिन्हें इस कोड में रखा गया है, उनके नाम भी हम देख लेते हैं। उनके नाम है वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1955। तो जो जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज़पेपर बनाने वाले हैं, उनको भी इसी कंडीशन कोड में रखा गया है। इसके अलावा वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958, इसको भी रखा गया है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट का काम आप जानते हैं कि 9 to 5 का नहीं होता। अब रात में कोई न्यूज़ आ गई या एकदम मॉर्निंग में कोई न्यूज़ आ गई, कहीं पे आग लग गई, कुछ भी समथिंग हो गया, तो उन्हें तुरंत जाना पड़ता है। तो भैया उनका वेज फिक्स होना चाहिए और उनको अच्छा खासा एक वेज मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। तो इस एक्ट को भी इस कोड में ही रखा गया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में। इसके अलावा मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट 1961, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976, बीड़ी एंड सिगार वर्कर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 एंड सिने वर्कर एंड सिनेमा थिएटर वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1981। इन सारे एक्ट्स को रखा गया है। आई नो बहुत ज़्यादा एक्ट लग रहे हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे, 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और ध्यान रखिए कि वहाँ पर तो आपको सिर्फ टिक करके आना है, तो जब आप 1-2 बार देखेंगे तो आपके कॉन्शियस माइंड में ये सब सेट हो जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और खास तौर पर आप समझ कर चलेंगे तो आपको समझ में अगर हर चीज़ आ रही है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा पेपर सरल हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी यहाँ से द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में पहले भी आता था कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो लेबर्स रखे जाते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं, लेकिन इस कोड के बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया, इसको लार्ज करके इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रख दिया गया। यानी अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर भी आएंगे। जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के लिए बहुत ज़रूरी नियम कानून भारत सरकार ने बना दिए हैं, जिसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को रख दिया गया है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात की गई है कि एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत क्या क्या आता है। मैंने एम्प्लॉयज़ के बारे में आपको पहले के वीडियोज़ में भी बताया है, लेकिन इसमें आप समझ लीजिए कि एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत अगर कोई सुपरवाइजरी वर्क है, सुपरवाइजरी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसके अंडर यानी जिसके अंतर्गत, जिसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो उसको सुपरवाइज कर रहा है, यानी उसको देख रेख कर रहा है, तो वो है सुपरवाइजरी वर्क। मैनेजर का मतलब होता है मैनेज करना। अब बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करें या कहीं पर भी आप काम करें तो उसे मैनेज करना पड़ता है इतनी सारी चीज़ों को, तो वो मैनेजरल वर्क भी होगा, वो भी एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत आएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक कार्य, एक प्रशासन को संभालना, मतलब कि उसके अंतर्गत कितने सारे विभाग आ सकते हैं और उन विभागों के अंदर कितने सारे लेबर आ सकते हैं, तो ये सारा कुछ संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसको भी एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में रखा गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, यानी किन किन चीज़ों को डाला गया है, तो उसमें सुपरवाइजरी वर्क को भी आपको ध्यान रखना है, मैनेजरल भी होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होगा। इसके साथ यहाँ पर एम्प्लॉयर की भी बात की गई। एम्प्लॉय होता है काम करने वाला और एम्प्लॉयर होता है काम देने वाला। तो काम देने वाले के बारे में भी बात बताई गई है कि यहाँ पर हम एम्प्लॉयर में कॉन्ट्रैक्टर्स को भी रखेंगे और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी रखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर मैंने आपको बताया जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बहुत सारे लोगों को रखता है, तो वो भी तो एक व्यक्ति है ना, उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी एक प्रकार का एम्प्लॉयर ही है, क्योंकि वो हायर कर रहा है, और जो हायर करता है उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं। काम देने वाला मीन्स
एम्प्लॉयर। और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री काम करती है तो वहाँ पे कई कानूनी चीज़ें भी होती हैं जिसे भी सुलझाने का काम करता है। अब वो व्यक्ति जो ओनर है उसको ज़रूर थोड़ा कि उसको लीगल बातें पता हो, उसको कानूनी बातें पता हो, तो वो एक व्यक्ति को अपने साथ रखता है जो कि लीगल काम करता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको भी हम एम्प्लॉयर ही कहेंगे, क्योंकि वो भी एक तरह से कंपनी को रन करने में अपना योगदान दे रहा है एज अ ओनर, एज अ एम्प्लॉयर। इसलिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्टर को हम एम्प्लॉयर के अंतर्गत रखेंगे। ये डेफिनेशन है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और एम्प्लॉयज़ के अंतर्गत सुपरवाइजरी, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहेगा। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत अब इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को भी रख दिया गया। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। क्लास 1 से जब से हमने स्टार्ट किया तब से कई बार ये इस्टेब्लिशमेंट शब्द आया है, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ट्रेड, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन वर्क और प्लांटेशन जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उसको इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। चाहे वो फैक्ट्री हो, ट्रेड का मतलब होता है कि एक जगह आपने कोई सामान बनाया, उसको आपने दूसरी जगह बेचा, चाहे वो दूसरा शहर हो, दूसरी सिटी हो, दूसरी कंट्री हो, कुछ भी हो, तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। दैट इज कॉल्ड ट्रेड। तो ट्रेड, फैक्ट्री, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन वर्क, प्लांटेशन, कुछ भी हो जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। तो ये टर्म जो है इससे रिलेटेड MCQ एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख ले, आपको पता चल जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि इस्टेब्लिशमेंट में माइंस एंड पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। माइंस मैंने आपको बताया था, जो जैसे कोयला खुदान होती है, खोदने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें माइंस बोलते हैं। और पोर्ट्स होते हैं जो समुद्र के किनारे जहाँ पे काम होता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं और बड़ा बड़ा वहाँ पर डब्बों में भर के सामान जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक शहर से दूसरे शहर, वो पोर्ट्स होती है। तो उन्हें भी इंक्लूड कर दिया गया है किसमें? इस्टेब्लिशमेंट में। तो ये इस्टेब्लिशमेंट आप समझ गए। अब यहाँ पर फैक्ट्री के बारे में बताया गया है। अब हमने फैक्ट्री एक्ट को देखा था कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन में फैक्ट्री एक्ट को रखा गया है। तो फैक्ट्री की बात तो यहाँ जरूर आएगी। तो फैक्ट्री के अंतर्गत ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई फैक्ट्री में 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जहां पर वर्क हो रहा है पावर के साथ, यानी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, वहां पर 20 और 20 से ज़्यादा लोग काम करेंगे, ये इस कोड में कहा गया है। और जहां पर पावर का यूज़ नहीं है, वेयर द वर्क इज डन विदाउट द एड ऑफ पावर, वहाँ पर 40 और 40 से ज़्यादा लोग काम करेंगे। तो इस कोड में फैक्ट्री को भी डिफाइन किया गया है कि अगर आप लाइट का यूज़ करते हैं, पावर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो आपकी फैक्ट्री में 20 और 20 से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। और अगर आप पावर का यूज़ नहीं करते, हाथ से ही काम करते हैं, मैन्युअली वर्क करते हैं, जहाँ पर पावर का यूज़ ही नहीं है, वहाँ पर आप 40 और 40 से ज़्यादा लोगों को रख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो हमने अपने थर्ड क्लास में कवर किया था। यहाँ पर इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंडस्ट्री को एक बार देख लेते हैं कि इंडस्ट्री को एलोबरेट करके यहाँ पर कर दिया गया है कि जो इंटरप्राइजेज होती है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, सप्लाई होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुड्स का, गुड मैंने आपको बताया था, वस्तु को गुड्स बोलते हैं। और इसके साथ जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सॉवरेन फंक्शन है, यानी जो सामाजिक कार्य हो रहा है, जो चैरिटी के लिए काम हो रहा है, जो गवर्नमेंट चैरिटी के लिए काम कर रही है, या कोई डोमेस्टिक लोग भी हैं जो चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारी इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं होगा। हमारी इंडस्ट्री में इंक्लूड क्या क्या होगा? अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर सप्लाई कर रहे हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसी भी गुड्स यानी वस्तु, इसके साथ सर्विस भी हमने देखा था थर्ड क्लास में कि गुड्स एंड सर्विस का जो भी काम होगा वो इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो हमने इस्टेब्लिशमेंट को, फैक्ट्री को और इंडस्ट्री को यहाँ पर समझ लिया है। ये जो नया कोड है, इसने अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस की है और उसका नाम है कोर एक्टिविटी। जैसे कि कोई इस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री होती है, वहाँ पर दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो कोर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, और एक होती है नॉन कोर एक्टिविटीज़। तो वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन वो ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल होती हैं। तो यहाँ पर उनको डिफाइन किया गया है। तो नॉन कोर एक्टिविटी कौन है, अगर ये पता चल जाए तो कोर एक्टिविटीज़ बाकी हो गई। तो नॉन कोर एक्टिविटीज़ में होगा जैसे सैनिटेशन, यानी कि जो सैनिटाइज किया जाता है पूरे इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट को, सिक्योरिटी, रनिंग ऑफ कैंटीन्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, गेस्ट हाउसेस, मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री, गार्डनिंग, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग एंड कोरियर सर्विसेज। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट्स में होती हैं, ये इसेंशियल नहीं है, लेकिन ये प्राइमरी एक्टिविटी हैं, या फिर हम इन्हें नॉन कोर एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन कोर एक्टिविटीज़ में आएगा इस्टेब्लिशमेंट के, और कौन नॉन कोर एक्टिविटीज़ में आएगा। इसके साथ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को बनाना, किसी फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस और कोल्ड स्टोरेज को शामिल कर लिया गया है इस कोड के अंदर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में प्रिंटिंग प्रेस और कोल्ड स्टोरेज को भी डाल दिया गया है इस हमारे OSH कोड में। ये आपको फोकस करना है।
इसके साथ जो हजार्डस प्रोसेस होता है, हजार्डस प्रोसेस मैंने आपको कई बार बताया है कि जो हानिकारक मटेरियल बनाने का जो प्रोसेस है उसको फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है इस कोड के। हर कोड में कई प्रकार के शेड्यूल होते हैं, तो हजार्डस प्रोसेस को फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है। ये आपको थोड़ा यहाँ पे फोकस करना है। साथ ही जो कि हजार्डस जो प्रोसेस होता है या हजार्डस प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई केमिकल है बनाना है किसी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो एक हजार्डस सब्सटेंस बना रहे हैं यानी हानिकारक मटेरियल बना रहे हैं और उसको बनाने को हजार्डस प्रोसेस बोलते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हजार्डस प्रोसेस में अगर किसी वर्कर की हेल्थ से कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है या फिर पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो ये नहीं होना चाहिए। ये हजार्डस प्रोसेस में ध्यान रखना है। और हजार्डस प्रोसेस के अंतर्गत सिर्फ ये नहीं कि ह्यूमंस को ही प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ मानव ही इससे परेशान है। इसके अलावा अगर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई प्रॉपर्टी है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इन सब में भी अगर ये हानिकारक प्रभाव अधिक देखने को मिलता है तो इसके लिए इसमें नियम बनाए गए हैं इस कोड के अंतर्गत। तो आपको पूछा ये जा सकता है कि हजार्डस प्रोसेस जो होता है या हजार्डस सब्सटेंस बनाया जाता है, तो इसके अंतर्गत किस किस को हानि पहुंचती है जिसका वर्णन किया गया है इस कोड में। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं की गई है, प्रॉपर्टी की भी बात की गई है, प्लांट्स की भी बात की गई है, एनिमल्स की भी बात की गई है, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात की गई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ताजमहल कैसा पीला पीला सा हो जाता है, उसके पीछे कारण क्या होता है कि जो केमिकल्स जो फैक्ट्रीज से निकलता है धुएं के रूप में, पोल्यूशन के रूप में, उसकी वजह से ही उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशन है जो हम आपको कुछ पहले भी बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज किया गया है। जैसे कि मैंने आपको इस्टेब्लिशमेंट में बताया था कि कोई भी प्लेस जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, चाहे कोई वो इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑक्यूपेशन हो, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उसे इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। इसके अलावा अगर कोई मोटर ट्रांसपोर्ट है, न्यूज़पेपर का इस्टेब्लिशमेंट है, या फिर ऑडियो वीडियो का प्रोडक्शन है, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क है, प्लांटेशन है, जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ तक कि कोई फैक्ट्री है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं, या फिर माइन या पोर्ट है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना है। अब ये हजार्डस प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया कि हजार्डस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी एक्टिविटी है इन रिलेशन टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेट फोर्थ इन शेड्यूल 1 ऑफ ओएसएच कोड। तो इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें स्पेशल केयर की ज़रूरत है क्योंकि जहाँ पे ये मटेरियल बनते हैं वहाँ पे ज़्यादा हेल्थ, ज़्यादा सेफ्टी, ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो इस कोड में इसके बारे में बताया गया है। ये मैंने आपको जो अभी बताया था बिल्कुल सेम है। इसके अलावा मटेरियल इम्पेयरमेंट जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, यानी कि कॉजेज मटेरियल इम्पेयरमेंट टू द हेल्थ ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन और कनेक्टेड हैव रिजल्ट इन पोल्यूशन टू द जनरल एनवायरनमेंट, यानी जो ये सब्सटेंस है जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इसको भी यहाँ पे हजार्डस प्रोसेस के अंतर्गत रखा गया। तो हजार्डस प्रोसेस में क्या क्या है? ह्यूमंस को कोई हेल्थ इश्यूज हो जाता है, एनिमल्स को हो जाता है, प्लांट्स हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हो जाता है, प्रॉपर्टी को हो जाता है, या जनरल एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो जाता है वो हजार्डस प्रोसेस में आएगा। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बात की गई है, ये आपको यहाँ पर समझना है। फॉर द पर्पस ऑफ ओएसएच कोड, अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वेयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज एम्प्लॉयड और एंगेज्ड, the owner or the occupier of the factory, and where a person has been named as the manager of the factory, the person so named। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो OSH कोड है वहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बात कही गई है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे ओनर तो एक होगा, लेकिन अब वो इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को अकेले तो मैनेज नहीं कर सकता, तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर भी हायर करेगा जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करेगा, या वो मैनेजर को हायर करेगा जो बहुत सारे उसके काम को मैनेज करेगा, या फिर इसके अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन भी हायर कर सकता है जो बहुत उसका काम आसान कर देगा। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बनेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉयर की तरह ही वर्क कर रहा है, इसलिए उसे हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहेंगे। यानी वो ओनर तो नहीं है, लेकिन वो एज अ ओनर ही वर्क कर रहा है, एम्प्लॉयर की तरह ही पूरा फैक्ट्री और इंडस्ट्री का काम कर रहा है, तो उसे हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर प्राइमरी एम्प्लॉयर कहेंगे। तो ये छोटी सी डेफिनेशन हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ड्यूटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी जो काम देने वाला है, एम्प्लॉयर है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द फॉलोइंग इन दिस कोड। इस कोड के अंतर्गत कहा गया है कि इंश्योर दैट द वर्क प्लेस इज फ्री फ्रॉम हजार्ड्स विच कॉज आर लाइकली टू कॉज इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिजीज टू द एम्प्लॉयर एंड कंप्लाई विद द ओएसएच कोड एंड गवर्नमेंट डायरेक्शन ऑन द सेम। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो वर्क प्लेस है जहाँ पर आप हजार्डस प्रोसेस करवा रहे हैं, यानी कोई ऐसा सब्सटेंस बना रहे हैं, जैसे दवाई कंपनियां होती हैं या कोई भी केमिकल कंपनी होती है, केमिकल फैक्ट्री होती है, वहाँ पर अब उस जगह पर, ऐसी जगह पर काम करने के कारण
जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें कई प्रकार की डिजीज़ेज़ हो जाती हैं या बहुत इंजरी हो जाती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, इंश्योर करना है कि जो वर्क प्लेस हो वो बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए और ज़्यादातर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप अपना काम करा रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयर है, उस पर क्या इफ़ेक्ट इसका पड़ रहा है। इसके अलावा प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन और टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़। इसके अलावा आपको एनुअल फ्री एग्जामिनेशन और टेस्ट हेल्थ तुम्हें कराना पड़ेगा। एनुअल मतलब हर साल आप आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका हेल्थ एग्जामिनेशन कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी पैसा आप देंगे और उसका टेस्ट आपको हर साल कराना पड़ेगा क्योंकि आप अपने यहाँ काम करा रहे हैं और उस काम के कारण उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उसका हेल्थ चेकअप हर साल कराएं और वो भी फ्री एंड कॉस्ट। प्रोवाइड एंड मेंटेन एज फार एज अ रीजनेबल प्रैक्टिस एज अ वर्किंग एनवायरमेंट दैट इज सेफ एंड विदाउट रिस्क द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। इसके अलावा आपको जो वर्क प्लेस है वो सेफ बनाना है, वहाँ पर बहुत कम रिस्क होना चाहिए हेल्थ वाइज, सेफ्टी वाइज, ये जो मेंटेन करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज़ आपने रखने हैं उन्हें आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना है, तो ये तो आप जानते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर तो दिया ही जाएगा। इसके अलावा इंश्योर दैट नो चार्जेस इज लिव्ड ऑफ any employee for maintenance of safety and health at workplace including conduct of medical examination and investigation for the purpose of detecting occupation disease। इसके साथ इसमें यह कहा गया है कि जो सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड काम आप कर रहे हैं, आप जो हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है और इसका कोई भी चार्ज आप एम्प्लॉय से नहीं लेंगे, ये आपका काम है क्योंकि आप के ऑक्यूपेशन के कारण उसको डिजीज हो रही है। मान लीजिए किसी केमिकल फैक्ट्री में या किसी दवाई कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता है, तो उस ऐसे वातावरण में जहाँ इस तरीके की चीज़ें बन रही हैं, उस वातावरण में रहने के कारण कोई डिजीज़ हो रही है, तो उस डिजीज़ का इलाज कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उसके लिए उससे कोई चार्ज नहीं कर सकते, आपको उसका ट्रीटमेंट कराना है। तो यहाँ पर इस बात को ये कहा गया है। ये सारी जो बातें हैं ये है एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़, जो कि एम्प्लॉयर जो काम देने वाला है ये उसकी ड्यूटी है और उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ और भी कई ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि The OSH code prescribe a more stringent set of duty for employer with respect to factories, mines, dock work, building and other construction work और plantation। इसके अलावा जो OSH कोड है वो यहाँ पे सब बता रहा है कि अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, माइंस में काम कर रहा है, डॉक वर्क में कर रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में कर रहा है, प्लांटेशन में कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अरेंजमेंट इन द वर्क प्लेस फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ हेल्थ इन कंनेक्शन विद द यूज, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड सब्सटेंस। जो मैंने अभी बताया कि जो भी काम कर रहे हैं, कोई आर्टिकल्स है, कोई सब्सटेंस है जो बनाया जा रहा है, जिस प्रोडक्ट का आपकी फैक्ट्री में निर्माण हो रहा है, उसके कारण कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, हेल्थ वाइज कोई इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, स्टोरेज का, हर चीज़ का ध्यान आपको देना है। एम्प्लॉयर का ही ये सारा काम है कि वो हर प्रकार की सुविधा का यहाँ पे ध्यान रखें। एम्प्लॉयर तो सिर्फ काम करने आया है। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन एज आर नेसेसरी टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी टू ऑल एम्प्लॉयज एट वर्क। इसके अलावा अब जो काम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी ट्रेनिंग है, जो भी सुपरविजन है, वो सारा कुछ प्रोवाइड कराना आपका काम है, यानी कि एम्प्लॉयर का काम है। इसके साथ द OSH कोड हैज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर और डिजाइनर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क और डिजाइन ऑफ एनी प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू सच बिल्डिंग टू इंश्योर दैट द planning stage due consideration is given to the safety and health aspect of the building worker employees who are employed in the इरेक्शन, ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, 2 मंजिला बिल्डिंग, 4 मंजिला बिल्डिंग या 10 मंजिला बिल्डिंग, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी जो डिज़ाइन है, उसका जो प्रोजेक्ट है, जो उसका आर्किटेक्ट है, ये तो एक इंजीनियर डिज़ाइन करता है, सारा कुछ आप कर रहे हो, लेकिन काम तो एक एम्प्लॉयर कर रहा है, एक एम्प्लॉय कर रहा है, यानी एक कामगार, एक वर्कमैन कर रहा है। तो प्लानिंग भले ही सब आपकी है, लेकिन काम करने वाला वो है, तो उसको आपको सारा कुछ बताना है, उसके हेल्थ एक्सपेक्ट से, उसके सेफ्टी एक्सपेक्ट का ध्यान आपको रखना है। काम करने वाले व्यक्ति को हर बात की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी जगहों पर घटनाएं ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जब ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो जितना भी प्रॉब्लम आता है वो मोस्टली आता है लेबरर पे, वर्कमैन पे, एम्प्लॉयज़ पे, जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि आर्किटेक्ट हैं, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, डिज़ाइनर हैं या एम्प्लॉयर है। इनके ऊपर ऐसा नहीं आता क्योंकि ये सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये चूँकि काम तो आपका है और आप करवा रहे हैं, तो आप उनकी सेफ्टी और हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये बहुत सिंपल हो गया, सेफ्टी हेल्थ की बात ही की गई है। चूँकि अब यहाँ पर एम्प्लॉयर का काम तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉय के क्या क्या राइट्स हैं। टू ऑब्टेन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एंड रिप्रेजेंटेटिव टू एम्प्लॉयर रिगार्डिंग सेफ्टी हेल्थ कनेक्शन विद द वर्क एक्टिविटी इन वर्क प्लेस एंड नॉट सर्टिफाइड इन इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर। कहने का मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयर के द्वारा दी गई जानकारी, दी गई हेल्थ फैसिलिटी, दी गई सेफ्टी
ये किसी भी प्रकार की सुविधा से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, वर्कमैन एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जाकर अपनी बात कह सकता है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कौन होता है, ये हमने क्लास 1 में ही डिस्कस कर लिया था जब हमने वेज कोड पढ़ा था। लेकिन अगर आपने मान लीजिए क्लास 1 नहीं देखी है, जो कि आपको देखनी चाहिए, अगर नहीं देखी तो इसे ज़रूर देख लें इस वीडियो के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो लेबरर होते हैं या लेबर लॉस इसीलिए बनाए गए हैं ताकि लेबर की सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन या उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सके। तो उसके लिए एक इंस्पेक्टर बनाया जाता था जो कि ध्यान रखता था इन चीज़ों का। और अब उस इंस्पेक्टर को इन कोड के ज़रिए इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया, जो कि ना सिर्फ इंस्पेक्ट करेगा, ध्यान देगा, इसके अलावा जो प्रॉब्लम है उसको फैसिलिटेट करेगा, यानी उसको सुलझाएगा। इसको मैंने डिटेल में क्लास 1 में बताया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप एम्प्लॉयर के दी गई सुविधाओं से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप सीधे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जाकर अपनी बात कह सकते हैं। इसके साथ इफ़ ही हैज़ रीजनेबल अप्रिशिएशन दैट देयर इज़ अ livelihood of imminent serious person injury or death or imminent danger to health, he may bring the same to the notice of his employer directly and simultaneously bring the same to the notice of the inspector cum facilitator। यानी वही बात हो गई कि अगर काम ऐसा है जिसमें बहुत इंजरी पर्सनल हो सकती है, बड़ी हो सकती है, डेथ तक की बात आ सकती है, इमिनेंट डेंजर है आपकी हेल्थ के लिए, तो आप जो नोटिस है वो सीधे एम्प्लॉयर को भी दे सकते हैं और सीधे इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर को भी दे सकते हैं। सीधे नोटिस आपका जा सकता है, आप सीधे नोटिस दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इस काम में इतना बड़ा रिस्क है, इस काम में हम या तो नहीं करेंगे या तो हम करेंगे, तो हमें इस प्रकार की सेफ्टी चाहिए। इसके अलावा द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू टेक immediate remedial action if he satisfied about the existence of such imminent danger and send a report forthwith of the action taken to the inspector cum facilitator in such manner as may be prescribed by the government। इसके अलावा एम्प्लॉयर को ज़रूरत है कि वो तुरंत इमिनेंट रिमीडियल एक्शन ले, यानी तुरंत उस समस्या का समाधान करे जो कि एम्प्लॉय के द्वारा कही गई है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वहाँ पर बीच में सब कुछ सॉल्व करेगा, जो कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने जो भी कानून बनाए हैं सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से, उसको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर चेक करेगा और वहाँ जाकर एम्प्लॉयर को करवाएगा। वैसे तो यही एम्प्लॉयर का काम है कि उसको इन चीज़ों का ध्यान देना है, और नहीं देता है तो फिर हम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जा सकते हैं। इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इमिनेंट डेंजर एज apprehended by his employees, he shall nevertheless sever the matter forthwith to the inspector cum facilitator whose decision on the question of the existence of such imminent danger shall be final। यानी बात वही है सीधी सी कि अगर एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड नहीं है और वो कोई काम नहीं कर रहा, मतलब एम्प्लॉयर यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है कि आप जो कह रहे हो, यानी एम्प्लॉय जो वर्कमैन कह रहा है वो कह रहा है कि मैंने तो सारी सेफ्टी कर दी, आप एक्स्ट्रा बोल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास ही मुद्दा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, एक संघर्ष हो गया कि एम्प्लॉय कह रहा है कि भाई हम तो डेंजरस वर्क कर रहे हैं, हमें इतनी सेफ्टी चाहिए, और आप कह रहे हो नहीं मैंने तो सारी सुविधा कर दी, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जो आप इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जाएंगे इस समस्या का समाधान कराने के लिए, तो जो भी अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला, फाइनल डिसीजन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होगा वही मान्य होगा। ये हो गए हमारे एम्प्लॉय के राइट्स। अब यहाँ पर ये जो न्यू कोड है ये प्रोविज़न करता है कि सेफ्टी कमेटी एक बनानी होगी इस्टेब्लिशमेंट में। कैसे? जहां अगर 500 और 500 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहां पर सेफ्टी कमेटी बनानी है। लेकिन अगर कोई हजार्डस सब्सटेंस का काम हो रहा है, यानी कोई हानिकारक मटेरियल बन रहा है जैसे केमिकल वगैरह, वहाँ पर 250 और 250 से ज़्यादा अगर वर्कर काम करते हैं तो वहाँ पर सेफ्टी कमेटी आपको बनानी है। इसके अलावा अगर माइंस में वर्कर काम करते हैं, माइंस मैंने जो खुदाई वाला आपको बताया था, तो वहाँ पर अगर 100 या 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो आपको सेफ्टी कमेटी बनानी है। तो ये जो अलग अलग नंबर हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि ओवरऑल तो 500 से ज़्यादा अगर वर्कर काम करते हैं तो सेफ्टी कमेटी बनानी ही बनानी है। लेकिन अगर हजार्डस काम हो रहा है, यहाँ पे हानिकारक मटेरियल का निर्माण किया जा रहा है आपकी कंपनी या फैक्ट्री में, तो 250 के ऊपर ही आपको सेफ्टी कमेटी बना देनी है। और अगर मान लीजिए काम माइंस का है, क्योंकि बहुत खतरनाक काम है, खुदाई के दौरान बहुत लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं, तो वहाँ पे कम ही रख दिया गया है कि अगर 100 ही वर्कर या 100 से ज़्यादा वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं उतने में आपको एक सेफ्टी कमेटी बनानी है। और सेफ्टी कमेटी का काम क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ है उसकी वेल बीइंग का ध्यान वो रखेगी और इंटरमीडिएटरी का काम करेगी। इंटरमीडिएटरी का मतलब हो गया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं, उनका समाधान करेगी और एम्प्लॉय की सेफ्टी, उसकी वेल बीइंग के लिए काम करेगी। दैट इज कॉल्ड सेफ्टी कमेटी। अब यहाँ पर देखेंगे हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। तो द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एंड मेंटेन वेलफेयर एक्टिविटी फॉर एम्प्लॉयज एज मी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयर की ज़रूरत है कि वो वेलफेयर एक्टिविटी एम्प्लॉय के लिए प्रोवाइड कराए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है। अब वो फैसिलिटी क्या क्या है? एक तो हो गई एडिकेट एंड सुटेबल फैसिलिटी फॉर वॉशिंग टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़, यानी जो वॉशिंग फैसिलिटी है
अब आपके यहाँ इतने घंटे काम कर रहा है तो आपके यहाँ एक तरह से रह रहा है, तो वॉशिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करानी है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग, महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग। इसके अलावा बाथिंग प्लेसेस और लॉकर रूम्स भी आपके यहाँ होने चाहिए अलग अलग, सबके लिए, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग और ट्रांसजेंडर के लिए अलग। सिटिंग अरेंजमेंट भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है जहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े होकर ही काम करना है, तब भी आपको वहाँ पर बैठने की व्यवस्था एम्प्लॉय के लिए करानी है, कि मान लीजिए कि वो बहुत देर खड़े खड़े थक गया तो वो बैठ सके। तो अगर स्टैंडिंग पोजीशन का भी वर्क है तो एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि ये तो स्टैंडिंग पोजीशन का वर्क है, खड़े होकर काम करने वाला वर्क है, इसमें मुझे बैठाने की व्यवस्था करने की क्या ज़रूरत है। आपको व्यवस्था तब भी करनी है क्योंकि ये हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन की बात की जा रही है। इसके अलावा एडिक्वेट फर्स्ट एड बॉक्सेस फॉर ऑल वर्किंग आवर्स, यानी जो फर्स्ट एड बॉक्स आपको रखना है, क्योंकि इतने घंटे काम करते हैं तो चोटें भी लग सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो फर्स्ट एड बॉक्स रखना कंपलसरी है आपके जगह पे। इसके अलावा एनी अदर वेलफेयर मेजर विद सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर अंडर द सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस एज रिक्वायर्ड फॉर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज़ की लाइफ को, स्टैंडर्ड को, उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उनकी सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और बातें बताती है नोटिस के द्वारा, तो उसका ध्यान रखने की भी ज़रूरत है एम्प्लॉयर को। साथ ही फर्दर मोर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंटाइटल्ड टू प्रिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ इंटायर एरिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों के लिए बता रही है कि जो व्यवस्था करानी आपको ज़रूरी है एम्प्लॉयर को। एक तो क्लीनेस हो गया, हाइजीन हो गया, सैनिटेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, यानी सफाई होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक तरह से वर्किंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। लाइट होनी चाहिए सही, कि सब कुछ अच्छे से दिखाई दे काम करने के दौरान। वाटर होना चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए, और सारे जो ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ये सारी वर्किंग कंडीशन का ध्यान आपको। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक नेशनल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, और ये बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोर्ड बना रही है ताकि जो भी इस कोड में बताया गया है उसके स्टैंडर्ड, उसके रूल्स और रेगुलेशन को देखा जा सके। इसके अलावा अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जा सके एम्प्लॉयर के द्वारा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस पॉलिसी के रिगार्डिंग, सेफ्टी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मैटर प्रॉब्लम फंस रहा है, तो उसे सॉल्व करने का काम भी नेशनल एडवाइजरी बोर्ड करेगा। तो हम इसे नेशनल एडवाइजरी बोर्ड भी बोल सकते हैं या नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी रखा जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काम करेगा। तो नेशनल एडवाइजरी बोर्ड यानी केंद्र सरकार के द्वारा तो एक केंद्रीय एडवाइजरी बोर्ड होगा ही, साथ ही अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकार के द्वारा भी एक राज्य एडवाइजरी बोर्ड यानी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, जो कि इस कोड में बताए गए नियम और कानून को अप्लाई करवाएगा और उनकी देख रेख करेगा। यह आपको थोड़ा सा फोकस करना है। देंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कोड में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले जो रूल्स थे, जो इतने सारे लॉज थे, उसमें था कि अगर 20 वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अगर 20 हैं तो आपके लिए रूल्स थे। लेकिन इस कोड में अगर 50 और 50 से ज़्यादा आपके लोग काम करते हैं तो आपको सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। इसके अलावा वेलफेयर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करानी है, जो कि इस कोड में अभी तक हम इतनी देर से देख रहे थे क्या क्या फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय के लिए होनी चाहिए या फिर एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या नियम रूल्स होने चाहिए, ये सब देखना है। और ये देखे कौन, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देखा गया जो कि इस्टेब्लिशमेंट का है, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी देख सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही कहेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा इन स्टेप दैट शुड प्रोवाइड बेनिफिशियल द ओएसएच शुड प्रोवाइड फॉर अ कॉमन लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस फॉर बीडी एंड सिगार वर्क एंड इंगेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इसके अलावा इस कोड के अंतर्गत एक कॉमन लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा अगर कोई फैक्ट्री है या फिर कोई इंडस्ट्री है, जैसे बीडी एंड सिगार वर्क। हमने जब पहली बार देखा था कि ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड में कौन कौन से एक्ट आते हैं, तो उसमें एक एक्ट था बीडी एंड सिगार वर्क, अगर आपको ध्यान हो तो ये, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी एक वहाँ पे एक्ट था। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक कॉमन लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा द ओएसएच कोड हैज़ ऑल्सो सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। तो ये तो बहुत बार मैंने आपको कई बार बताया कि इस कोड में स्पेशली यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें, नियम बनाए गए हैं सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से, हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से, किसके लिए, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए। और यहाँ पर एक बात और बताई गई कि बाय इंश्योरिंग दैट द कॉन्ट्रैक्टर एक्सटेंड ऑल बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू द वर्कर अंडर द वेरियस लेबर लॉज टू इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एज वेल। इसके साथ ये बात इसमें कही गई कि फर्दर मोर द एम्प्लॉयर of every applicable establishment is required to pay to every interstate migrant worker a lump sum fare to the for journey for his native place from the place of his employment। यानी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की गई है इस कोड के अंतर्गत, ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए तो कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन एक इसमें बात और जोड़ दी गई है कि ये जो
इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है, तो मैंने आपको बताया था कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन होते हैं, जिनका होम किसी दूसरी जगह पे है और वो दूसरी जगह पे जाके अपना वर्क कर रहे हैं, चाहे दूसरे शहर में, चाहे दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में। तो उनको आपको 1 साल में एक लमसम फेयर देना पड़ेगा उनके आने जाने का, ताकि वो घर से अपने वहाँ जा रहे हैं काम के प्लेस पे और अपने काम के प्लेस से वापस घर जा रहे हैं, तो साल में एक बार जो उनका आने जाने का खर्चा है ये आपके ऊपर है। किसके ऊपर है? एम्प्लॉयर के ऊपर है, काम देने वाले के ऊपर है। तो ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि इस OSH कोड में अप्लाई किए गए हैं। तो ये हमारा OSH कोड यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमारे चारों कोड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है EPFO के लिए मैंने कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर PDF के बारे में बता दूँ कि ये APFC का सिलेबस है और ये EO का सिलेबस है। खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पेपर के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के लॉ, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स, कल्चर एंड हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस, इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है APFC के लिए। और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉज और सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं EO के लिए। तो ये कंप्लीट PDF आपको मिलेगी। अगर ये वाली EO की तैयारी के लिए आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको 399 में इन सब्जेक्ट्स की PDF मिल जाएगी। और अगर आप APFC की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब्जेक्ट्स की PDF आपको मिल जाएगी 499 में। और मान लीजिए आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप APFC वाली लें, क्योंकि इसमें EO भी कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी हम पढ़ाएंगे आपको चैनल पर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप बस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। और वीडियो अगर समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप लेना चाहते हैं हमारी PDF को तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको नंबर में मिल जाएगा, ईमेल ID मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बहुत जल्द हम इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस को ख़त्म करके सोशल सिक्योरिटी और साथ ही अकाउंटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।